40 के करीब स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इन तमाम को मर्ज करके 20 तारीख की जो क्लास होगी वो हम सुबह में या आफ्टरनून में एक क्लास टाइमिंग रख के रिवीजन क्लास ले लेंगे। यस सर। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं टॉपिक चैप्टर 4 ही स्टार्ट करना है, ये तो कंफर्म है। चैप्टर 3 कर लिया था ना हमने? ये आ गई मेरी किताब। सर एक सर क्वेश्चन और देख, था जो कंफ्यूज कर रहा था। जी बोलिए। ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ फाइल्स और कमिट्स। हाँ ठीक है, कमेंट्स का पूछा है आपने और दो ऑप्शंस जो कंफ्यूज कर रहे थे, गेट इज द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ फाइल्स या कमिट्स। ऑडिट सीक्वेंस, फिर आपने क्या लिखा? सर मैंने तो कमिट्स लिखा है, अब वैसे फाइल्स भी लग रहा था, कंफ्यूज कर रहा है कि इसमें सही क्या है। कमेंट्स तो आपके लॉग्स हैं, जो कि हर लॉग्स के अंदर आपकी जो यानी चीज़ों को मैनेज करना, वो आपकी क्या होती हैं, फाइल्स वगैरह होती हैं। असल में जो हम मैनेज करते हैं फिजिकल फाइल को करते हैं, और वो फिजिकल फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर की हो। सही, तो फाइल्स इसका सही था। अब मुझे नहीं पता, वो तो आपको पता होना चाहिए, मैं तो जस्ट सर वो टॉपिक को बता रहा हूँ जी। सर एक काम नहीं हो सकता? अभी क्विज तकरीबन सबका हो चुका है, तो सर बाकी क्विज की तो सर नहीं बोल रही गिट का सर, कि अगर उसको सामने रख के पता तो चले ना कि हमारी सर मिस्टेक्स क्या हैं। सर कंफ्यूज थे, जैसे इन्हें जैसे क्वेश्चन के एक और सर इसी तरह का क्वेश्चन था कमिट वाला सर। कमिट मैसेज लिखा हुआ था सर क्वेश्चन में, कि कमिट मैसेज जो है, फिर नीचे ऑप्शन थे कि वो ऑप्शनल है कि बंदा दे ना दे। क्योंकि सर अगर ट्राई करे ना बंदा, बाद में ट्राई किया कि मैसेज आप लिखो ना लिखो कमिट हो जाता है सर, क्योंकि क्वेश्चन में कमिट मैसेज था, कमिट नहीं था। जस्ट कमिट तो करेंगे, जाहिर बात है चीजें आगे जाएंगी सर्वर पे, ये इधर वो क्या कहते हैं सर ट्रैक में आएंगी। लेकिन कमिट मैसेज क्वेश्चन में था कि उसमें जो था बिल्कुल इन्वर्टेड बिल्कुल। कॉमास में मैसेज आप लिखें ना लिखें, फिर ऑप्शनल था, कंपलसरी था, इस तरह के 4-5 ऑप्शन थे। हमने ऑप्शनल लगाया, अब इसका भी नहीं पता सर ये ठीक है या नहीं। नहीं क्योंकि सर, जैसे ऑप्शनल है कि अगर देते हैं तो वो ऐड हो जाता है, नहीं देते तो आपका कमेंट फिर भी आ जाता है ट्रैक। यस सर, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब इस पे तो ये अगर इसका सर वो कोई ओवरव्यू हो जाए कोई इसका, कि इसका यही आंसर थे आपकी, हो सकता है यही मिस्टेक हो, तो हम तो सर इसी तरह लेके वैसे चलते रहेंगे ना अरे अब वैसे। इसका ना हल ये है, शायद जिशान भाई अब भी यानी सेशन ले रहे हैं ना गेट के, आप उसे ज्वाइन करके ना लाइव जो सेशन चल रहा हो उस पर सबसे लाजमी आप अच्छे में। जिशान भाई से करें, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल है ना एग्जामिनेशन वो उनके हाथ में ही है। यस सर, ये ठीक है सर, ठीक है, तो क्योंकि वो अब तो क्विज डायरेक्ट, वैसे भी हो चुका है। हाँ कुछ तो हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसा आपकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उनसे वहाँ पे आके लाइव सेशन में कर सकते हैं, और अच्छा यस सर, दूसरों का भी फायदा हो जाएगा। ये तो है सर। लेकिन ऐसा ना हो ना कि क्वेश्चन ही आपके लीक हो जाए इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं, अब तो सर वो देखे ना, वो इसी तरह क्वेश्चन करेंगे ना सर, से या पर्सनल सेंड कर दूंगा, बाकियों के पास से है या नहीं नहीं है, क्योंकि आप नहीं, बस क्वेश्चन जैसे होता है ना, क्वेश्चन कर लें, ये नहीं बताइएगा सर ये एग्जाम में था, क्विज में था। ये तो ठीक सिंपल है सर। आप जैसे सवाल करते हैं ना बच्चे, वैसे आप सवाल करिएगा। ठीक है सर, ये सर आपने अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना वही लीकेज वाली सर, के बोर्ड। इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी ना। यस सर। अच्छा चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर 4 में मेरी कोशिश है कि प्रिपेयरिंग डीप लर्निंग डेटा, बल्कि हम जाएंगे फीचर इंजीनियरिंग तक। बाकी जो रिमेनिंग है उनको हम नेक्स्ट क्लास में गो थ्रू कर लेंगे। तो उम्मीद है इतना, ये जितनी भी चीज़ें ना ऊपर वाले बुलेट्स, 1 2 3 4 बुलेट्स, ये आपको सारे आते हैं, तो हम उसको रिव्यू करने जा रहे हैं जस्ट। अच्छा भाई, हमने 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, क्लासिकल आपकी सॉरी बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और लास्ट आपकी रिग्रेशन। तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर हमने जो प्रॉब्लम फेस की वो थी, क्या थी, क्या कहते हैं उसको, ओवर फिटिंग सर। ओवर फिटिंग। ठीक है, तो हमने
यानी जो हमारी जंग है और शुरू से हम फेस करते हुए आ रहे हैं प्रॉब्लम, वो क्या है? ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग से लड़ने के लिए मुख्तलिफ यानी एल्गोरिथम, मुख्तलिफ तरीके मुतारिफ करवाए गए। अब वो तरीके क्या हैं, वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर आप कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें भी ना जो मोस्ट एडवांस टॉपिक है ना, उनको डिस्कस किया है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं जिनसे हम ओवरफिटिंग को यानी कर सकते हैं प्योर एमएल के अंदर ना। हम तो डीप लर्निंग उसकी सब फील्ड पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि भाई यही चीज़ें इनसे कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे आपके पास एल्गोरिथम है, रिसर्च हैं, जिनके ज़रिए आप ओवरफिटिंग को कम कर सकते हो। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होती, हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरफिटिंग से हमारी जंग है रहेगी, इसको ख़त्म करना नामुमकिन है अभी, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करके। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ओवरफिटिंग 100% हम ख़त्म नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ओवरफिटिंग होना स्टार्ट होती है, हम उसको रोकते हैं, हम उसको कम करते हैं। तो हमारी जंग यही है कि हम ओवरफिटिंग को कम करें, रोकें। सर जो इनके ये ओवरफिटिंग कम करने से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी इनके अभी तक हमने एल्गो स्टडी किए हैं, इनके अगर या करेंगे ANN वगैरह भी वो नहीं किए, LSTM वगैरह, जो मैंने सर जितनी स्टडी की थी ना, इन सब से सर एंड पे आके CNN से ना काफी सर परसेंट ये ओवर फिटिंग कंट्रोल हो जाती है। लास्ट में आके सर ये रिजल्ट यही निकला है कि ठीक है सर, बाकियों से सर बहुत इनके इशू आते रहे हैं, लेकिन एक अच्छा, तो CNN से सर। CNN जो है ना, वो फिक्स है आपकी कंप्यूटर विजन के लिए। यस सर। टैबलेट डेटा उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो वो जैसे आपकी अप्लाई होगी किसके ऊपर? इमेज के लिए। तो इमेज के लिए तो भाई सबसे बेस्ट अभी जो आपका एल्गोरिथम है वो कंप्यूटर विजन के लिए वो CNN है। तो CNN को इस्तेमाल करते हैं, और वो काफ़ी हद तक ओवरफिटिंग से वो खुद भी लड़ रहा होता है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका ही अलग है ना। उसमें कर्नल चल रहा होता है जिसे हम स्लाइड भी कहते हैं, वेट्स वगैरह यस आपस में सर। मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है वो यही है, ठीक है। तो आप ये भी सही कह रहे हैं कि CNN जो है वो काफ़ी हद तक ओवरफिटिंग को खुद ही यानी ख़त्म करता है, लड़ता है, लेकिन वो इमेज के लिए। और हम जो यहाँ पे यानी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर NLP की भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें टैबलेट डेटा भी आ रहा है और जिसमें इमेज भी आ रही है। तो हम तीनों चारों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है अगर हम प्योर उसको ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से करते हैं। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं ANN के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी एल्गोरिथम या जितनी भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है वो सारी की सारी किस पे थी? ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यस सर। सर ये NLP नेक्स्ट क्वार्टर में? NLP हाँ बिल्कुल नेक्स्ट क्वार्टर में, बल्कि हमने इस क्वार्टर में भी अभी जो एग्जाम्पल की थी क्या नाम है, मूवी रिव्यू वाली, यस वो सर, NLP थी। एनालिसिस वाली सेंटीमेंट वो वो NLP NLP थी, थी। यस सर। वो NLP यस थी, सर। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है, मैं कोई भी इटैलिक यानी कोई टैक्स हो ना, अगर मैं भूल जाऊं तो आप उसको ना हाईलाइट कर दिएगा सर, ये यानी टॉपिक रह गया है। क्योंकि हम जो इटैलिक है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको हम यानी डेफिनेशन के साथ फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो हमने कंसोलिडेट ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मॉडल इवेल्युएशन आपने सीखी है, ठीक है। वो किस तरह आप करते हैं टेस्ट के अंदर, वैलिडेट के अंदर, ठीक है। उनकी एक्यूरेसी वगैरह मेजर करते हैं, तो ये आपकी क्या इवेल्युएशन। डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो ये आपको पता है वेक्टराइज करना, नॉर्मलाइज करना, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना, ये सारे के सारे टॉपिक क्या कहलाएंगे? डेटा प्री प्रोसेसिंग। मॉडल के देने से पहले डेटा को, उसके ऊपर जो भी अप्रोच आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, किसी भी तरह आप कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं, आउटलायर फाइंड करते हैं, वो सारा का सारा काम आपका कहलाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फाइनली आपके पास है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग आपकी क्या होती है कि कौन से कॉलम, कौन से फीचर्स आपको रखने हैं। डीप लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा कॉलम रखना है, कौन सा कॉलम नहीं रखना, तो आपके पास बिग डेटा है, आप बिग डेटा न्यूरल नेटवर्क को दो, अब उसकी जिम्मेदारी है कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, वो खुद फाइंड करेगा। तो यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग ऑटो हो जाती है, लेकिन आपके रिसोर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे, जब उसको हम कंप्यूटेशनल पावर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप रेलिवेंट फीचर्स देंगे
तो क्या होगा, आपकी कंप्यूटेशनल पावर कम इस्तेमाल होगी और आपका मॉडल क्विक ट्रेन हो जाएगा और ओवरफिटिंग की तरफ नहीं जाएगा। तो फीचर इंजीनियरिंग भी ओवरफिटिंग को रोकती है। नींद तो नहीं आ रही ना आपको? नो सर। ठीक है, क्योंकि वो मुसलसल ना सुनते सुनते आपकी यानी क्या नाम है, मुझे तो खैर आदमी लग जाती है, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा ना हो कि आप सुनते सुनते सो रहे हो, तो इसलिए थोड़ी सी ना टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है। अच्छा, फिर फाइनली हम देखेंगे कि ओवरफिटिंग को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं। तो टैकलिंग करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे क्या क्या तरीके हैं, सिर्फ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। हम सबसे पहले डेटा बढ़ा दें, लेकिन वर्स्ट केस हमारे पास यही होता है कि डेटा की कमी होती है डीप लर्निंग में। लेकिन अभी हम जिस दौर में हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा मौजूद है, बिग डेटा हमारे पास मौजूद है, तो शायद हमारे पास अभी डेटा की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी टास्क जब आप परफॉर्म करने जाते हैं, कोई नई रिसर्च करने जाते हैं, तो उसका डेटा नहीं होता। तो पहली चीज़ है, आप डेटा क्या कर दें, बढ़ा दें। डेटा नहीं है, क्या करें? तो फिर आपने के फॉर वैलिडेशन वगैरह सीखी है कि आप तमाम डेटा को टेस्ट ट्रेंड भी बनाते हैं और उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करते हैं। एक्यूरेसी आपकी तमाम जो लूप की होती है वो आपके पास आ जाती है। तो आप के फॉर वैलिडेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एक और तरीका हमारे पास होता है वेट्स रेगुलराइजेशन। वेट्स क्या होते हैं, डब्ल्यू और बी। अच्छा, अभी क्या होता है, जो आपके वेट्स जनरेट होते हैं वो डायनामिक खुद जनरेट हो रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। हम जब डेटा नॉर्मलाइज करके देते हैं तो वो उसके हिसाब से, क्योंकि रेंज वैसे ही कम हो जाती है नॉर्मलाइज करने से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन में, और मीन उसका क्या होता है, 0। तो जब हम उसको नॉर्मलाइज करके स्केल करके छोटा करते हैं तो अब उसके जो वेट्स भी जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, फिर दूसरा, आप ना वेट्स वगैरह भी जब आप यानी ज़्यादा रखते हैं जो डायनामिक होते हैं ना, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम ये आती है, ओवरफिटिंग उसमें जनरेट होना शुरू हो जाती है बहुत जल्दी। हमें क्या करना है, ओवरफिटिंग स्टार्ट होगी किसी ना किसी पॉइंट पे, हमें कोशिश ये करनी है कि जल्दी से स्टार्ट ना हो, यानी पहला एपॉक, दूसरा एपॉक, तीसरा एपॉक, हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट हो, लेकिन ये 10वें पे, 11वें पे या 8वें, जितना दूर जाके ओवरफिटिंग स्टार्ट होगी उतना अच्छा हम अपने मॉडल को ट्यून कर पाए। ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ओवरफिटिंग हम रोक तो नहीं सकते। हम क्या क्या चाह रहे हैं, हम कोई भी ऐसा एल्गोरिथम, ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें कि ओवरफिटिंग देर से स्टार्ट हो, बाद में स्टार्ट हो, जल्दी से स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया, डेटा बढ़ा दें। दूसरा तरीका के फॉर वैलिडेशन वगैरह से भी आप यानी मॉडल को इवेल्यूएशन का प्रोसेस है। तीसरा तरीका वेट रेगुलराइजेशन। ठीक है, चौथा तरीका आपके जो यानी फीचर्स होते हैं, रेलेवेंट फीचर्स दें। पांचवा तरीका आपके पास एक नई टेक्निक थी, ड्रॉप आउट। ठीक है, और ड्रॉप आउट को हम डिस्कस करेंगे, ड्रॉप आउट क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदा हुआ है। और इसकी बल्कि मैंने आपको एक कोर्स भी बोला था ना, एंड्रयू एनजी वगैरह का, कौन सा वाला था, टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन। यस सर। डीप लर्निंग। ड्रॉप ठीक है, आउट डीप लर्निंग भी जिसमें था। जिसमें सर हम किसी परसेंटेज की बेस पर वो निकाल देते हैं, उन न्यूरॉन्स को निकाल देते हैं, निगलेक्ट कर। बिल्कुल मुबश्शिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो हमारे पास ना ड्रॉप आउट जिन्होंने लिखा है ना, ये रिसर्च की थी, तो उनको भी उन्होंने एंड्रयू एनजी ने यानी इनवाइट किया था। ठीक है, तो उनसे भी यानी डिस्कशन वगैरह हुई थी कि उन्होंने किस तरह ये चीज़ें ईजाद की हैं। तो वो कोर्स भी यार लाजमी करना है। अभी आपके बीच में जो गैप आएगा ना, तो आपको खामोश नहीं बैठना, आपको ये करना है कि टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन वाला जो कोर्स है ना, वो निकाल दें। ठीक है, बहुत फ़ायदा देगा। फिर यानी नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा ना, वो तो आपके लिए पढ़ना कोई मुश्किल ही नहीं होगा। आप लोग यानी डिस्कस कर रहे होंगे, सर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो अभी छुट्टियां बीच में आए ना, इसको ज़ाया नहीं करिएगा। टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन वाला जो कोर्स है ना, वो लाजमी निकाल दीजिएगा। मुझे भी निकालना है, मैंने भी नहीं किया। ठीक है, तो सब मिलके ही सर करेंगे जी। मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है ये सर, वो शुरू में यानी कि अभी एक मॉड्यूल ही हुआ है सर, वो फिर क्विज़िज़ की वजह से रोक लिया था। उसमें सर वो ये ओवरफिटिंग के ना तकरीबन कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ सर यूज़ करता है कि वो फंक्शन वगैरह बना के बाउंड करता है वैल्यूज को सर, कंडीशन लगाता है
कि अगर इससे लेस आ जाए आपकी एक्यूरेसी, इससे इंक्रीज हो जाए या लॉस आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो इधर ही आपको रोक दे। जैसे इपोक स्टॉप नहीं करना है होते अच्छा सर, नहीं, एक वो सर फीड असाइनमेंट वो भी दी हुई है उसने। नहीं नहीं, वो है फीडबैक फंक्शन। फीडबैक फंक्शन क्या करता है कि आपने रिक्वायर्ड एक्यूरेसी या लॉस बता दिया कि मेरा मॉडल जब ट्रेन हो रहा है, ट्रेन होते वक्त अगर इतनी एक्यूरेसी आ जाए किसी भी इपॉक पे, मैंने 200 इपॉक दिए मैं, अब यस आपकी एक्यूरेसी 90% आ गई 4 इपॉक पे, तो मैंने कंडीशन लगाई हुई जहां भी 90% आपकी एक्यूरेसी आ जाए वहां पे इपॉक रोक दो, ट्रेनिंग रोक दो। तो वो आपका फीडबैक फंक्शन होता है। सर, उसने तो ये आपकी बात ठीक है, एक इसी चीज से करवाया था कि आपकी एक्यूरेसी इतनी आ रहा है, फिर उसी कोड को सर मॉडिफाई किया था वैसे ही प्रैक्टिस के लिए, वो लॉस वगैरह सारी चीजें, सर कोड है ना, कुछ भी लिखे सर इसने तो चलना है, तो वो चल गया था सर, बाकी चीजों पे वो रुक जाता है जाके, कहीं कहीं पे जाके फिर वो सब तंग भी करता है, फिर कहीं पे उसे लॉस कम मिलता है तो एक्यूरेसी इंक्रीज, वो ज्यादा मिलता है तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है, कहीं पे एक्यूरेसी थोड़ी नीचे आई तो लॉस सर डिक्रीज हो जाता है, फिर उस पर सर हैंडल करना है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। चलिए एक उसको चीज आप, सर हैंडल हो सकती है। हाँ एक चीज दोनों पे भी कंडीशन आप लगा सकते थे कि इतना लॉस हो इतनी एक्यूरेसी हो, तो लगाई है सर फीडबैक दोनों फंक्शन पे, दोनों पे लगा। लगाई है, फिर उस पे सर रिस्क होता है ना, हो सकता है एक्यूरेसी से और इंक्रीज हो जाती है, हमने पहले इसको काउंट कर दिया। असल में ना हमें जो एक्यूरेसी देखनी होती है ना, वो होती है वैलिडेशन डेटा सेट की। ठीक है, ट्रेनिंग पे तो आपके 100% भी दे देगा भाई, यस क्योंकि सर। मशीन लर्निंग के, मैं कह रहा हूँ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग नहीं कह रहा मैं, मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम हैं वो बहुत अच्छे हैं ट्रेनिंग डेटा को लर्न करने के लिए। यस सर। ठीक है, तो लर्निंग ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमारा जो पर्पस है हमारा ट्रेनिंग के ऊपर नहीं, हमें जो एक्यूरेसी चाहिए वो अनसीन डेटा पे चाहिए। तो अनसीन डेटा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान अनसीन डेटा जो होता है वो वैलिडेशन डेटा होता है, तो वैलिडेशन डेटा के ऊपर जो एक्यूरेसी आएगी या जो लॉस आएगा, हमें उसको देखते हुए नंबर ऑफ इपॉक डिसाइड करने कहाँ पे हमें रोकना है। ऐसे ही होता है। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, और जब हमें पता चल जाता है कि इतनी इपॉक है, इतनी चीजें हैं, उन पूरे डेटा को यानी वैलिडेशन डेटा को और ट्रेनिंग डेटा को हम कंबाइन करते हैं और फिर एक फाइनल ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद फिर हम टेस्टिंग, टेस्टिंग वाला डेटा तो बिल्कुल अनसीन होता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई बायसनेस होती ही नहीं है, हमने बिल्कुल छुपा के रखा हुआ होता है। अच्छा, ये चीजें फिर ओवरफिटिंग से बचने के लिए रिडंडेंसी वगैरह को हमें ख़त्म करना होता है, ये डेटा प्रोसेसिंग में ही आपकी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक एक चीज़ हमें देखनी है कि हम किस तरह टैकल करेंगे ओवरफिटिंग को। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास डीप लर्निंग के ऊपर काम करने के 7 स्टेप हैं। तो वो 7 स्टेप क्या है और इससे हम जो यानी काम करेंगे, फ़ायदा जो होगा वो क्या होगा, हम टैकलिंग क्या करेंगे, किसी भी मशीन लर्निंग के अंदर जो ओवरफिटिंग होती है या कोई भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, तो उसके ऊपर काम करने के ये 7 तरीके होते हैं। ठीक है, वो 7 तरीके क्या है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम देखें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं इवेल्यूएशन कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फीचर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट देखेंगे और ओवरफिटिंग को कैसे रोकना है ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, यानी अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो पूरे चैप्टर के अंदर ये चीज़ें कवर हो रही हैं। सर जी सर जो हम डाटा ऑगमेंटेशन करते हैं सर, वो भी ओवरफिटिंग, उससे ओवरफिटिंग ज़्यादा होती है सर, या मतलब उतनी रहती है सर? नहीं, वो भी देखो ओवरफिटिंग को कम कर रहा है ना, और वो डेटा ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है आप डेटा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ओवरफिटिंग से बचने के लिए पहला तरीका यही है, आप डेटा बढ़ा दें। डेटा बढ़ा दें इसका मतलब है आप डेटा जो है और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करें, और डेटा नहीं है, इमेजेस आपके पास हैं, तो उसी इमेज से और इमेजेस बना लें। तो आप जो डेटा ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, तो ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, डेटा को स्केल कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ओपेसिटी कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको क्रॉप कर रहे हैं। तो वो जो आपकी अब नई इमेजेस बन रही हैं, पहले एक इमेज थी, अब उस एक इमेज से आपने 10 इमेजेस बना। तो क्या आपने यानी यहाँ पे जो आपने चीज ली है, तो यहाँ पे किस पार्ट में आ रहा है, आपने डेटा को बढ़ाया है। ठीक है, ओके सर। तो पहला पार्ट ये था डेटा बढ़ा दें। वो डेटा बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक तरीका है डेटा ऑगमेंटेशन। अच्छा, तो हमें क्या क्या देखना है, डेटा वैल्यूएशन के प्रोसेस हमें देखना है, प्रोसेसिंग के यानी टॉपिक हमें देखना है, फीचर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जो कि ML के अंदर बहुत ज़्यादा की जाती थी, लेकिन डीप लर्निंग में ये R2 है। अगर आप देते हैं, आपके पास बिग डेटा है, आप डेटा दे दें, कोई मसला नहीं है, कोई भी फीचर्स खुद लर्न करेगा। ओवर फिटिंग जिससे हमारी जंग है उसको रोकने के कुछ तरीके हैं, वो हम सीखेंगे, जिसमें एक तरीका डेटा बढ़ा देना है, फिर वेट्स को आप यानी क्या कर देंगे, लिमिट कर देते हैं, तो उस लिमिट में जनरेट होते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, ड्रॉप आउट वगैरह। और फाइनली 7 स्टेप हैं जो कि मशीन लर्निंग के किसी भी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं तो ये 7 स्टेप लाजमी उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। अच्छा भाई, मशीन लर्निंग की बुनियादी जो आपके पास ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस आपने बार बार वैसे ही पढ़ी हुई। एक है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे एक नई मुतारिफ करवाई। तो नॉर्मली अभी तक हमने जो डिस्कस की थी वो 3 लर्निंग डिस्कस की, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, ऐसा ही जी? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा वही तमाम चीजें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, जो मैंने फिर कहा है कि जो हाईलाइट यानी इटैलिक होगा ना, उसको मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा। सुपरवाइज लर्निंग जिसमें सुपरवाइजर शामिल होता है, और अभी नॉर्मली जितने भी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर डेटा आप यानी इस्तेमाल करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो करता है वो इंसान ही करता है। ठीक है, तो आप जो सुपरवाइज करेंगे कैट की, डॉग की और मुख्तलिफ चीज़ों की, आप जो इमेजेस लेंगे वो इमेजेस को अनोटेट करना, जिसे हम कहते हैं लेबल करना। ठीक है, तो मैं आपको 6-7 तस्वीरें देता हूँ, उसके अंदर कैट, डॉग, एलिफेंट, 3-4 यानी उसके अंदर क्लास है, और मैं आपको कहता हूँ कि जो तस्वीर आपको नजर आए वो तस्वीर यहाँ पे क्या कर दो, लेबल कर दो। तो ये जो लेबल करने के लिए डेटा आपको दिया गया, आप इंसान हैं तो आपने उसको क्या किया, लेबल। आप सुपरवाइजर हैं तो आपने उस डेटा को सुपरवाइज अपने सुपरविजन के अंदर लेबल किया। लेबल करने को एक वर्ड हम क्या कहते हैं, अनोटेट। ठीक है, तो जितनी भी आप तस्वीरों को लेबल देंगे, उनके नाम लिखेंगे, सही क्लासिफाई करके लिखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, अनोटेशन करना। अच्छा जी, तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर सुपरवाइजर शामिल होता है जो कि इंसान होता है, और इंसान क्या करता है, हर तस्वीर को, हर डेटा को अनोटेट करता है, लेबल करता है। ठीक है, तो A to B मैपिंग यहाँ पे होती है जो हमने बार बार यहाँ पे पढ़ी है। अच्छा, और अनोटेटेड यहाँ पे इसने यही कहा है कि भाई इंसान करता है, और उसके बाद तमाम जितनी भी अभी आपने एग्जाम्पल यहाँ पे कवर की हैं, चाहे वो बाइनरी क्लासिफिकेशन हो, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो, रिग्रेशन हो। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम आपने अभी सॉल्व की है वो सारी की सारी किससे सॉल्व की है आपने, कौन से एल्गोरिथम से या कौन से लर्निंग के प्रोसेस से की है, सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन डीप लर्निंग डेटा आर स्पॉटलाइट टुडे। ओके, अब हम बात करते हैं इस वक्त दुनिया में जितनी भी आपको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस दिख रही हैं, वो सारी की सारी जो फॉल करती हैं वो करती हैं सुपरवाइज लर्निंग में। चाहे आप यानी मशीन ट्रांसलेशन उठाएं, गूगल ट्रांसलेशन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देखें तो सुपरवाइज A to B मैपिंग है। इसके अलावा आप यानी गूगल लेंस की बात करें तो गूगल लेंस क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके हाईलाइट करें तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के आपको शो करता है। तो गूगल ग्लास जो हो गया या गूगल लेंस जो हो गया वो भी आपकी सुपरवाइज लर्निंग है। आप एलेक्सा, गूगल होम और इसके अलावा सिरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये भी किसकी यानी एग्जाम्पल है, सुपरवाइज लर्निंग। आप ड्राइवरलेस कार को यानी देखते हैं एप्लीकेशन को, सुपरवाइज लर्निंग। तो इस वक्त तकरीबन जितनी भी आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देख रहे हैं जो कि मशीन लर्निंग से बनी हैं, वो सारी की सारी मशीन लर्निंग की कौन सी लर्निंग में फॉल करती हैं, सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, तो ये भी आपको पता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है, कोई बताएगा ये क्या होता है? जी सर, आप इमेज देख के उससे टेक्स्ट जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं इन टेक्स्ट फॉर्म, मतलब विदाउट इमेज। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट की फोटो से जो टेक्स्ट लिखा था वो उठा लिया, OCR फॉर शॉर्ट। बिल्कुल, OCR आपके लिए आता है। तो OCR का मतलब क्या है, ऑप्टिकल यानी आप लेंस, ऑप्टिकल यानी जिससे आप देख रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर एक एक लेटर जो लिखा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश का हो, फारसी का हो, चाइनीज का हो, तो अब आपने जो एप्लीकेशन बनाई वो कौन सी है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आप करते हैं और उसके बेस के ऊपर आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। तो आप देखें ना कौन सी
एफ कैम वगैरह इस तरह का, एम कैम नाम से कोई एप्लीकेशन है ना जो स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है? स्कैन कैम सर, स्कैन कैम। स्कैम कैम। अच्छा, स्कैम कैम अगर आप परचेस वो खरीदते हैं तो आप तस्वीर कैप्चर करके उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको आप डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल की बहुत सारी एपीआईज हैं, ठीक है, जो कि आपको यानी शुरू में स्टार्टिंग में फ्री में दे रहा है, तो वो सारी की सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जो मैं ORC वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, चाइनीस हो, फारसी हो, मैं सामने से कैमरा लेके जाऊंगा और उसके अंदर जो भी ORC यानी करेक्टर्स हैं उनको रिकग्नाइज करके वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये जो कैप्चा वाला, यानी आप कोई भी यानी ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हैं तो कैप्चा के पीछे पूरी एक लॉजिक थी। लॉजिक क्या थी कि आपकी हिस्ट्री की जितनी भी किताब यानी बुक्स वगैरह मौजूद हैं उनको डिजिटलाइज करना है। तो डिजिटलाइज का मतलब क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, तो हर इंसान से लिखवाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या किया गया, उनकी तस्वीरें कैप्चर करके छोटी छोटी तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों पे यानी मुख्तलिफ लोगों को दिखाई जाती हैं। तो वो उसको टाइप करते हैं, तो जब वो बिल्कुल सही टाइप करते हैं तो उसके यानी हम डॉक्यूमेंट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू में कैप्चर का ये पर्पस था कि लोगों से फ्री यानी उसके अंदर हम सबसे क्या करवाएं, किताबें वगैरह डिजिटलाइज करवा रहे हैं। अब तो खैर हमारे पास एप्लीकेशन है, तस्वीर कैप्चर करें और उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो खुद ब खुद रिकग्नाइज करके उसको लिख लेता है। ठीक है, सर जी सर ये पिछली टेक्स्ट रिकग्निशन में से एक क्वेश्चन है कि अब इस तरह वो आई हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही के मतलब हम पेन से पेज के ऊपर या तो फिर बोर्ड के ऊपर मार्कर से वो HTML फॉर्म टाइप डिजाइन कर दें, तो फिर उसकी तस्वीर अगर हम उसको दें तो वो उसका हमें कोड लिख के देता है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ही है। और क्लासिफाई क्या कर रहा है कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है या फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। बॉक्स बना दिया, बॉक्स को रिकग्नाइज करके बॉक्स बनाना है। पिक्चर आपने बना दी तो उसने पिक्चर का टैग लगा दिया। तो बेसिकली बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है, एक एक जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं HTML पेज के ऊपर, वो क्या है आपके पास, वो एक लेबल है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करता है। और ये है मल्टी लेबल क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी लेबल का मतलब क्या है कि आप एक तस्वीर में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उनको रिकग्नाइज करता है और उनको उन्हीं सेम पोजीशन पे रखता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज लर्निंग है। जी सर अब जो आजकल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आ रहे हैं सर, मेरे ख्याल में तो हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते सर। जिस तरह अभी पिछले दिनों GPT-3 रिलीज हुआ है सर, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। तो सर अब देखें, वो तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आप उसको अगर कोई एक सिंपल स्टेटमेंट दें तो वो पूरी आपको वेबसाइट भी बना देगा। तो सर मेरे तो ख्याल में सर हम ऐसे सिस्टम, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को तो हम सर ये बता ही नहीं सकते कि ये सुपरवाइज में है या अनसुपरवाइज में। ठीक है, अच्छा देखो, ड्राइवरलेस कार भी जो हमने बात की है वो भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स मुख्तलिफ चीज़ों को यानी सेंस करते हैं, उनको क्लासिफाई करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं। और हर एक कंट्रोलर हर एक यानी आपकी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें प्रॉबरली रिग्रेशन भी इस्तेमाल हो रही होगी, क्लासिफिकेशन भी इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक है, और फर्दर भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम भी इस्तेमाल हो सकता है, अनसुपरवाइज लर्निंग आपकी क्लस्टरिंग भी हो रही हो सकता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी उसमें इस्तेमाल हो रही हो। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आप मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स को आपस में मिला के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आपकी रिग्रेशन भी इस्तेमाल हो रही होगी, उसमें क्लासिफिकेशन भी इस्तेमाल हो रही होगी, उसमें क्लस्टरिंग भी इस्तेमाल हो रही हो। तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सारे के सारे आप तकरीबन जो देखेंगे रीइंफोर्समेंट को हटा के, तो जितना भी आप काम कर रहे हैं वो किस में आ रहा है, आपका सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो अब ये आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे उन्होंने क्या एल्गोरिथम इस्तेमाल किए हैं, क्या टेक्निक्स इस्तेमाल। जी, स्पीच रिकग्निशन क्या होगा? एनीवन पढ़ा हुआ है? साउंड को रिकॉग्नाइज करना। साउंड को रिकग्नाइज करना, कोई एग्जांपल हमें दें। सर जैसे
कोई भी माइक्रोफोन में बोलते हैं, जैसे गूगल की स्पीच रिकग्निशन की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो आप जो भी लैंग्वेज बोलेंगे वो भी डिटेक्ट कर लेता है, आप जो कह रहे हैं उस लैंग्वेज में वो भी डिटेक्ट करके उसके जो मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट्स होते हैं वो सारे डिस्प्ले कर देता है। एटलीस्ट जहाँ तक मैंने इसके साथ काम किया है इतना आई हैव वर्कड। ठीक है, सर बिल्कुल सर सही किया। एक तो एग्जांपल इसमें सर ये तो इसमें गूगल असिस्टेंट भी है ना? गूगल असिस्टेंट भी बिल्कुल। बिल्कुल। Alexa सर सर। जो मोबाइल वगैरह सर जो लॉक वगैरह भी लगाते हैं ये भी इसी में है क्या सर? मोबाइल से जो लॉक लगाते हैं, यस बोल सर, के अगर मोबाइल से मैं जो भी यस काम सर, करूँ ना, वही बोल सर के वो जो भी सारा काम स्पीच में होगा वो आएगा। सारे के सारे स्पीच में आएंगे। ठीक यस है, सर, यस ये आपके माइक्रोसॉफ्ट यानी जो विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये यानी स्पीच रिकग्निशन मौजूद है। आप बोल के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। सर इवन यहाँ एंड्रॉयड तक के भी अंदर है मौजूद कि है। अभी मैं अगर जी बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ और उसमें मैं बोलता हूँ जैसे 11 12, तो वो 11 या 12 राइट करता है। इवन अभी मेरा एक्सपीरियंस 2-3 दिन पहले है। किस पे? इसी जूम पे? सर जी बोर्ड, गूगल की बोर्ड, उसकी अच्छा, अगर गूगल आप की। रखें इसकी वॉइस टाइपिंग, ठीक तो ठीक, उसमें बिल्कुल। इवन अगर आप उर्दू में भी काउंटिंग बोलें तो वो इंग्लिश में लिखता है। हाँ, बल्कि आप जो गूगल डॉक आप इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो गूगल डॉक में आप जाएं, वहाँ पर सेटिंग में जाके इनपुट आप कर दें वॉइस। ठीक है, और उसके बाद जो आप ये लिखते हैं ना अपने थीसिस, अपने डॉक्यूमेंट, अपने असाइनमेंट, तो लिखने में बड़ा टाइम लगता है। अब आपको ऊपर टाइम नहीं लगना, आप जाएं बोलते रहें और वो खुद लिखता रहेगा। अच्छा, टैक्स आ जाएगा बाद में, अगर वो गलती भी कर रहा है तो आप उसकी स्पेलिंग को जो आप यानी एग्जैक्टली। सेंटेंस वगैरह सही करना है वो आप बाद में भी सही कर सकते हैं। और जी दूसरा सर, ये मैं फायदा आप ट्रांसक्रिप्शन का काम इस तरह कर रहा बिल्कुल था मैं। बिल्कुल, अब आपको जैसे प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में आप नहीं लिख पा रहे बिल्कुल परफेक्ट, तो आप अपने उर्दू में बोलें, उर्दू में पूरा कंटेंट लिखें और उसको बाद आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो फिर वो इंग्लिश में आ जाए, उसमें भी अगर कुछ गलतियां आ रही है तो फिर वो आप उसको सही कर लेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी यानी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। सर। ये तो आप यानी सैमसंग मोबाइल है सर, ये कैमरे में भी एक ऑप्शन दिया हुआ, आपको ये कीवर्ड सेलेक्ट करें सर, रखें, वो आपकी पिक्चर से खुद बनाएगा जैसे ही आप वो सर कॉल करेंगे उसे, रिकग्नाइज करेगा सर। ठीक है, सही। इसमें भी तो यानी दिया हुआ। देखिए ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं इस तरह की, वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक एग्जाम्पल्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी नेक्स्ट क्वार्टर में आप लोग बहुत सारी एप्लीकेशन खुद बना रहे होंगे। जैसे कि अभी यानी Q1 के जो स्टूडेंट थे, बल्कि नहीं बैच वन के जो स्टूडेंट थे कराची वाले, तो काफ़ी बच्चों ने उर्दू के ऊपर भी काम किया है और बहुत सारी एप्लीकेशन पे काफ़ी लोगों ने स्टार्टअप भी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर में आप लोग भी अपने स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर रहे होंगे और बहुत सारी एप्लीकेशन बना चुके होंगे। अगर आपने ये वाला कोर्स कर लिया ना जो मैंने बोला TensorFlow स्पेशलाइजेशन, तो यकीन माने बहुत चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी और गूगल का सर्टिफिकेट भी गेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इमेज क्लासिफिकेशन जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी आप जितनी देख रहे हैं ये सारी एग्जाम्पल थी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में पहली चीज ये एक और आपको बता रहा है कि आप क्या करते हैं, सीक्वेंस जनरेशन। सीक्वेंस जनरेशन क्या होती है, आप एक पिक्चर देते हो और उस पिक्चर के अंदर वो ऑब्जेक्ट या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको डिस्क्राइब करना। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी जो होती है वो भी क्या है आपकी सीक्वेंस जनरेशन में आती है और ये सुपरवाइज लर्निंग से ही होता है। अच्छा, फिर सिंटैक्स ट्री प्रेडिक्शन, ये क्या होगा भाई? ये हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है AI फॉर एवरीवन में। सिंटैक्स ट्री पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। सर रूल्स की बेस पे अगर हम लैंग्वेज को या सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करें इनटू कंपोनेंट्स और लेबल करें कि हर कंपोनेंट क्या है, जैसे वर्ब कौन सा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। बिल्कुल बेस्ट। तो आपने कोई भी सेंटेंस लिख के दिया, ठीक है, आई एम अ बॉय, तो अब ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, बी वर्ब है, क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो सारी चीजें उसका जो स्ट्रक्चर है वो हर वर्ड के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जो उसके यानी 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 क्या बोलेंगे लेबल होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है।
अच्छा जी, सीक्वेंस जनरेशन में कुछ और तो नहीं बता रहा। सीक्वेंस जनरेशन कैन बी समटाइम्स रीफॉर्मुलेट एज अ सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो यार ये भी देख लो, आपकी सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। आपने एक तस्वीर दी जिसके अंदर एक बंदा रनिंग कर रहा है या दौड़ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, पहले एक ऑब्जेक्ट है, अब वो मेल है फीमेल है, ये क्लासिफाई करना। अब वो क्या कर रहा है, उसकी यानी एक्टिविटी बॉडी के जो यानी उसकी एल्बोज वगैरह हैं, उसकी जो भी कर्व हैं, उनको देखते हुए डिसाइड करना ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे आपने दूसरी चीज क्लासिफाई की, तो मल्टी लेवल क्लास क्लासिफिकेशन है। तो सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन कि पहला वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा वाला क्या कर रहा है, उस सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन को एक साथ करके आप फिर डिस्प्ले करते हैं, तो वो क्या होती है, सीक्वेंस जनरेशन। तो आप एक तस्वीर देते हैं, तस्वीर देके उसको डिस्क्राइब करना है, इस तस्वीर में ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये गूगल की एपीआई बनी हुई है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं वो करवाऊँ, वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं करवाई गई, लेकिन एक आपको गो थ्रू करवा दूंगा ताकि आप कोई किस तरह के काम जल्दी से कर दें। क्या ज़रूरत है इतना डेटा कलेक्ट करें, उसके ऊपर ट्रेन करें, एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती, तो आप क्विक एप्लीकेशंस लोगों को, कस्टमर्स को बना के दे सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपको पता है एपीआई एक वक्त तक फ्री है, उसके बाद जब आप अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो पे करना पड़ेगा। पैसे बचाने तो फिर बना लें, आप सारे डेटा खुद कलेक्ट करें। डेटा डिटेक्शन क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सॉरी जी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आपने इतनी सारी एप्लीकेशन पे जी सर, किसी भी इमेज से अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करना, उनकी बाउंड्रीज को मार्क कर देना और ये रिकॉग्नाइज करना कि ऑब्जेक्ट क्या है। दैट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ इट। हाँ, ड्राइविंग लेस कार के अंदर भी सर ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ही होती है ना, क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट की होती है। बिल्कुल सही। CNN भी सर, CNN भी आई थिंक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे काम कर रहा होता है सर, पिक्चर पे अगर जो काम चल रहा है। सही, क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट को ही डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, Yes, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने एक तस्वीर थी, उसके अंदर कासिम भी खड़ा हुआ, उसके अंदर अनीस भी खड़े हुए, उसमें नासिर भाई भी खड़े हुए। ठीक है, तो अब क्या है, तीन बंदे वहां पे खड़े हुए, तो यहाँ पे तीन बंदे क्या हुए हैं, तीन ऑब्जेक्ट थे, उसने डिटेक्ट कर दी। ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई करना कौन सा ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, तीन तस्वीरें थी उसमें, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, तो ये अलग चीज होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और फिर उसको क्लासिफाई करना। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे है, उसके गिर्द एक रेक्टेंगल बना देना, ऐसा ही। यस सर, स्केयर बना देते हैं सर। सही है, सर ये गूगल या ये फेसबुक सर, ये जो सजेशन दे रही होती है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे, ये अपना एल्गो ट्रेन कर रहे हैं सर। कौन सी वाली सजेशन सर, ये पिक्चर आपको देते हैं, वो फिर वो एक हाईलाइट किया होता है किसी को सर, या अपनी पिक्चर होती है, बंदे की किसी दोस्त की होती है कि आप इसको जानते हो या आपका फ्रेंड है, वो पिक्चरों में से उठा के सर रिकमेंडर सिस्टम है ना, वो तो रिकमेंडेड कर रहा होता है। सही। अच्छा देखो, फेसबुक क्या कर रहा है, जैसे ही आप एक तस्वीर अपलोड करते हो और आपके साथ जितने भी लोग हैं जिनके चेहरों को बिल्कुल सही क्लासिफाई करता है, उनको तो टैग कर देता है, और जिनको क्लासिफाई नहीं करता उनको ऑब्जेक्ट के तौर पे डिटेक्ट करता है, उनके फेस को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होते हैं उनके फेसेस। तो आप पहले फेस पे क्लिक करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो, दूसरे फेस पे क्लिक करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो। तो इसका मतलब है अभी भी जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर हैं आप, या इसको भी अगर आप भूल जाओ, आप अपनी तस्वीर अपलोड करते हो, आपकी प्रोफाइल पे आपका नाम है, ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल तस्वीर पे यानी जो भी इमेज है डीपी के ऊपर अपनी तस्वीर वगैरह लगाते हैं, वो भी आपने सुपरवाइज तरीके से अपलोड किए ना, आपने अपने नाम पे अपनी प्रोफाइल पे अपनी तस्वीर लगाई है। तो उससे मिलती जुलती जो भी तस्वीर है जो आपके फ्रेंड्स के पास अगर वो देखता है, उसको पहले एज अ ऑब्जेक्ट चेहरे को डिटेक्ट करता है और फिर उसको क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट क्या क्या है, उनके गिर्द रेक्टेंगल बनाना, चौकोर डब्बा बनाना। क्लासिफिकेशन, फिर उसको क्लासिफाई करना वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना यानी जो उसकी बॉडी है उनके गिर्द। तो मैं आपको एक तस्वीर दूं, तस्वीर में जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं,
उनके गिर्द आप रेक्टेंगल बनाते हैं, वो सारी की सारी क्या कौन सी एप्लीकेशन में आएंगे? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से आप सॉल्व करेंगे, या रिग्रेशन करनी है रिग्रेशन से आप करेंगे। तो ये दो चीजें समझ आई, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। यस सर। लेकिन सर इधर सोचने की ये चीज है कि चाहे उन्होंने फ्री प्लेटफॉर्म हमें दिया है, फेसबुक जो भी आ गई, लेकिन सर वो अपना काम भी हमसे ही निकलवा रहे हैं सर। हमारा ही डाटा लेके हमसे ही पूछ रहे कि ये ठीक है या नहीं। वो अपने एल्गो वगैरह जो भी सर उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो डाटा की तो उनके पास कमी है नहीं, डेटा उनके पास बहुत है, लेकिन उसको लेबल करना और एक्यूरेट लेबल करना वो वही बंदा कर सकता है जिसका डेटा है। और देखो हर बंदे को ना अपना डेटा को अपडेट करने में ना खुशी होती है। अच्छा फेसबुक मुझे डिटेक्ट करवा, ये चीजें करवा, तो आप अपना डेटा बड़ी खुशी खुशी करेंगे। बाद निस्बत में आपको आपके दोस्त की प्रोफाइल दूं और उसकी सारी तस्वीरें, उसके सारे इवेंट उसको बोलूं कि आप टेक करो, नहीं करोगे आप। ठीक है, तो फेसबुक आपसे ही आपका डेटा क्या करवाता है? सही करवाता है, एक्यूरेट करवाता है, लेवल करवाता है। यस सर। और बिल्कुल, और फिर आप देखें ना, आप जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पेज लाइक करते हैं, पोस्ट लाइक करते हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट करके फिर मार्केटिंग कैंपेन में इस्तेमाल करता है। तो वो आपकी जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं वो आपको दिखाता है और आपसे पैसे कमा रहा है, आपको दिखा दिखा के चीजें। यस सर। और सर ये रिसेंटली जो ये केस हुआ था ना, ये डाटा लीकेज का, उसके बाद सर इन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया, शायद तकरीबन सबको याद हो। यानी कि उन्होंने पॉपअप क्या जनरेट किया था कि हम आपका डाटा किसी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो हमने खुद उसको बोला हो कि आप ले सकते हैं। ये तो है, क्योंकि कोई चारा नहीं है ना हमारे पास, फेसबुक के बिना रहेंगे नहीं हम लोग। ये तो है सर। अच्छा, अब हम आखिरी जो हमारे पास यानी सुपरवाइज, अच्छा इसके अलावा भी है, मैं आखिरी से मुराद यहाँ पे बुक में आखिरी है, इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन में देखें, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में चकोर डब्बा बनता है, जबकि इमेज सेगमेंटेशन में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एजेस यानी जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, उसकी जो आउटलाइन होती है, उसको पूरा सिलेक्ट कर लेता है। यानी मैं कहूं कि इसमें डॉग, कैट, जितने भी यानी ऑब्जेक्ट हैं उनको कट करके, जैसे आप पीएनजी में सेव करवाते हैं ना ट्रांसपेरेंट कट करके, वो ऑब्जेक्ट निकाल लें। तो आप किसी भी तस्वीर से किसी ऑब्जेक्ट को निकाल के किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगाते हैं, तो ये जो काम हो रहा है ये इमेज सेगमेंटेशन का हो रहा है। और बड़ी यूजफुल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। आप देखते हैं ना, ऑनलाइन एडिटिंग टूल्स आपके पास होते हैं, आपने तस्वीर अपलोड की, बैकग्राउंड वगैरह आपका जैसा भी है वो आपके ऑब्जेक्ट को कट कर लेता है, और कट करने के बाद किसी भी अच्छे बैकग्राउंड पे लगाना है उसको लगा देते हैं। तो इमेज सेगमेंटेशन, तस्वीर में जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके एजेस से, उसके कॉर्नर से उसको सिलेक्ट करना, उसको मार्क्स करना, फिर मार्क्स करके आगे आप जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहें। तो ये पिक्सल लेवल काम होता है। ये भी सही है इमेज सेगमेंटेशन। सर सर इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो रॉ डाटा जो सर होता है हमारे पास पिक्चर में, यानी कि एक्स्ट्रा सर, वो उसको निकाल देता है, जस्ट ऑब्जेक्ट हमें उठा के दे देता है। बिल्कुल, मैं जरा एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूं ताकि दिख भी जाए। इमेज सेगमेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, ये देखें एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन, चार, तो तमाम ऑब्जेक्ट को उसने हाईलाइट करके सिलेक्ट कर लिया है। उसके टेम्परेचर को हम नोट कर सकते हैं। तो अभी आप देखें ना, चाइनीज ने जो भी यानी बनाई है एप्लीकेशन वगैरह के कोरोना है या नहीं, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को उन्होंने क्या किया, सेगमेंट किया, ठीक है। फिर उसकी बॉडी जब सिलेक्ट होगा सेगमेंट से, अब उसकी बॉडी टेम्परेचर, वो चाहे आप यानी हेड का या फुल बॉडी टेम्परेचर को आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो फिर जिस एक्टिविटी को इस सेगमेंट के अंदर आपको देखना है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जितने भी ये सेगमेंट हुए हुए हैं ऑब्जेक्ट, उनके ऊपर आप मुख्तलिफ चीजें देख सकते हैं। अच्छा देखिए, इमेज सेगमेंटेशन से बहुत सारी एप्लीकेशन, आप कोरोना यानी डिटेक्ट कर रहे हैं, आप मेल फीमेल कितने जा रहे हैं, आपके पास गाड़ियां कितनी जा रही हैं, ठीक है, और क्या हो सकती है, आपका ये बंदा एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रहा है, कि कैमरे के सामने से कोई गुजर रहा है सुपर स्टोर में, वो चोरी कर रहा है, चीज को खरीद रहा है, चीज को रख रहा है, चीज को खा रहा है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन से आप सोचें कितनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये सारी इमेज सेगमेंटेशन होती है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट में देखिए चकोर डब्बे बन रहे हैं, ऐसा ही, यस सर। ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन के अंदर और इसके अंदर आप
डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये देखें ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसको वो क्लासिफाई कर रहा है। 3 ऑब्जेक्ट इसने फाइंड किया और फिर उनको क्लासिफाई करना। चलिए हम किताब की तरफ आ जाते हैं। और क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी हो गया। सिंटैक्स ट्री को भी हम जरा देख लें ताकि आपके जहन में एक इमेज बन जाए ना। चलें गूगल से ये फायदा है हमें। देख लें, तो जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे वो किस में ऑब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, बी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता रहा है पूरे स्ट्रक्चर। तो उसको उस स्ट्रक्चर में लाके क्लासिफाई कर देगा, ठीक है। शॉर्ट एंड एलिफेंट माय पजामास, क्या लिखा है यार ये, ठीक है। तो ये आपका एनएलपी के बता रहा है कि शूट का मतलब क्या, वर्ब था, ठीक है। एन का मतलब क्या कहलाता है ये, डी, नाउन, आर्टिकल होते हैं ना, इसे जी सर। ठीक है। उसके बाद क्या, नाउन, एलिफेंट नाम आ रहा है, फिर ये सारी चीजें आ रही हैं। तो वो स्ट्रक्चर वो कर रहा है, आपने जो भी सेंटेंस लिखा है उसको क्लासिफाई कर रहा है कौन सा उसमें आ रहा है, ठीक है। और जी, तो इसको सर टेक्सोनोमी कहते हैं। इसको क्या ना कर दें, इसको सर टेक्सोनोमी भी कहते हैं ना। मैंने फर्स्ट टाइम सुना, हो सकता कहते हो। एनएलपी के अंदर जो ट्री बनते हैं इस तरह के, जो वर्ड्स बाय वर्ड्स आगे मीनिंग के शो करते हैं, वो टेक्सोनोमी था। हो सकता है, मुझे अभी यानी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल हो सकता, ठीक है। तो देख लेंगे इसको। अच्छा, फिर क्या है, सिंटैक्स हो गया। सीक्वेंस जनरेशन, तो सीक्वेंस जनरेशन अभी मैंने देखा है कि एक तस्वीर हम दें उसको डिस्क्राइब करना, तो यहाँ पे हम इसको पेश करते हैं। ये तो जनरेशन यानी सीक्वेंस का बता रहा है। इमेज देखिए उसको डिस्क्राइब करना, ये आपके जहन में तस्वीर बन गई होगी कि मैंने एक तस्वीर दी, उसके अंदर एक बंदा भाग रहा है या खाना खा रहा है, तो वो बता रहा है कि मैन इज ईटिंग, बॉय इज जंपिंग, तो उसको डिस्क्राइब करना ये आपका कहलाता है सीक्वेंस जनरेशन, ठीक है। और तो कुछ नहीं रहा। ORC आपको पता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे सुपरवाइज के बाद है अनसुपरवाइज लर्निंग। जी, कोई बताएगा अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? इसमें सर हमारे क्लस्टरिंग जो हम करते हैं वो अनसुपरवाइज में आ जाती है, जिसमें हम ग्रुप्स डेडिकेट कर देते हैं कि ये फलाने ग्रुप से करता है बिलोंग, ये इस ग्रुप से करता है। उनके कोई लेटर हेड तो नहीं होते, ऊपर नाम नहीं होते, वो जो होते हैं इन क्लासिफायर होते हैं, क्या नाम है, लेबल्स नहीं होते अनसुपरवाइज में। ओके, और कोई बताना चाहेगा? सर इसमें सुपरवाइजर इन्वॉल्व नहीं होता, और एग्जांपल इस तरह ले लें कि हमारे पास 4 कलर की बॉल्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो जब हम सुपरवाइजर इस पर अप्लाई करेंगे तो वो ग्रीन कलर की बॉल्स अलग हो जाएंगी, रेड कलर की बॉल्स अलग हो जाएंगी, येलो कलर की बॉल्स अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसमें क्लस्टरिंग होती है, क्लस्टरिंग होती है। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पे ग्रुप्स बन जाते हैं इस तरह। ठीक है, टेक्निकल स्टैटिस्टिशियन के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल उसकी सिमिलैरिटीज जो होती हैं, फीचर्स, उनकी बेस के ऊपर। अच्छा, 2 चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। एक है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और दूसरा क्या है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग आपको पता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का पता है? हाँ सर, पीसीए होता है ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पीसीए होता है, और एक और क्या होता है, एसवीडी। एसवीडी भी है सर, टीएसएनई भी है, बिल्कुल, पीसीए है, टीएनएसई, और टिस्नी भी सर उसको बोलते हैं, और सर एलडीए भी है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जिसमें हम डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करते हैं। डायमेंशनैलिटी तो पता है ना आपको, एन डायमेंशन एरे जो होता है। यस सर। ठीक है, अब मुख्तलिफ यानी आपकी डायमेंशन है 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन। तो 6 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में लाएं तो उससे फायदा क्या होगा कि फीचर्स की इंपॉर्टेंस तमाम की तमाम वैल्यू वही रहती है, थोड़ी सी यानी कम होती है,
लेकिन 90% जो आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं रिडक्शन होने के बाद, कम होने के बाद 90% तक वो फीचर्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, लेकिन हमें फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैवी डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन से कंप्यूटेशनल पावर अब कम यूटिलाइज होगी। पहले आप 3 या 6 डायमेंशन पे काम कर रहे थे, अब 2 डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ, वो रिड्यूस होके कम हो गई। अब कंप्यूटेशनल पावर, ट्रेनिंग टाइमिंग, प्रोसेसिंग टाइमिंग, टेस्टिंग टाइमिंग, प्रेडिक्शन टाइमिंग सब की सब कम हो जाएगी। कम हो तो ये जाएगी। तो फायदा मैक्स किसका होता है? डायमेंशन, तो इसका सर मैक्स डायमेंशन पूलिंग इसी की, ये मैक्स पूलिंग नहीं इसी नहीं का, नहीं, मैक्स इसी पूलिंग में। अलग टेक्निक है, मैक्स पूलिंग अलग है। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन नहीं करता, वो तो तस्वीर को रिसाइज करते हुए छोटा कर रहा है। ठीक है, 3 ओके डायमेंशन थी, वो 3 डायमेंशन ही रही, लेकिन उसको उसने छोटा करके साइज छोटा कर दिया, स्केलिंग कर दिया बेसिकली। जबकि ओके डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या कर रहा है, वो 3 डायमेंशन की इमेज थी, कौन कौन सी, RGB, उसने उसको 2 डायमेंशन में लिया है। राइट ठीक है, राइट राइट। तो ये दोनों में फर्क है। मैक्स पूलिंग क्या करता है, 3 डायमेंशन ही रहती है, लेकिन उसके जो साइज होता है ना उसको कम करता है। जबकि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो है, जो डायमेंशन है उसको कम करता है। ठीक है, मैक्स पूलिंग विद और हाइट को कम कर रहा है, सिंपल कह लें। राइट जबकि राइट राइट। डायमेंशनैलिटी जो है आपका, जो भी आपकी यानी डायमेंशन होती है ना, नंबर ऑफ डायमेंशंस, उनको कम करता है। तो हमारे पास ये 2 तरीके इस्तेमाल होता है, क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अगर आप यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो ये बाकायदा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के ऊपर आपकी कम से कम 5 से 6 क्लासें होंगी। ठीक है, क्लस्टरिंग के ऊपर एक अलग से यानी आपकी क्लास होगी। तो ये लंबे लंबे टॉपिक है, छोटे टॉपिक नहीं। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स आपसे मैनुअली करवाए जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। ये आइगन वेक्टर और काफी लंबी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमें फिलवक्त इनकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होती है और क्लस्टरिंग होती है, क्योंकि हम जो फोकस करेंगे वो सुपरवाइज लर्निंग को फोकस करेंगे, क्योंकि वेल नॉन एप्लीकेशन इस वक्त जो इस्तेमाल हो रही हैं, जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है, जो अचीवमेंट है वो सुपरवाइज लर्निंग से, तो इस वजह से हम सुपरवाइज लर्निंग के जो यानी चीज़ें उनको फोकस करेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें होती हैं, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद आ रहा है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। कोई बता सकता है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग क्या है? पढ़ लें भले। जिसमें सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और पॉजिटिव मार्किंग भी होती है। अगर कोई अच्छा स्टेप परफॉर्म होता है तो उसको हम पॉजिटिव मार्किंग देते हैं। सर वो तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं होती? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ही आता है वो सर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, बिल्कुल वो रीइंफोर्समेंट है। सर आई थिंक इसमें वो खुद लेबल करके और वो उसके हिसाब से सुपरवाइज लर्निंग वाला एल्गोरिथम लगाएगा, ह्यूमन लेबल नहीं करेगा, बल्कि एल्गोरिथम खुद लेबल कर देगा जो पिक्चर है जिसकी। प्लीज मुझे तो ये समझ आ रही है। जाएगा ना, वो तो फिर अनसुपरवाइज ही हो जाएगा। अगर लेबलिंग अगर हम खुद नहीं करेंगे, सिस्टम अगर खुद करेगा तो। अच्छा सही। अनसुपरवाइज में मशीन से सुपर लेबल्स होते हैं ना, उसके बाद फिर ये बन जाएगा। आई थिंक इट इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव लर्निंग्स होती हैं इसमें। जैसे आप इमेज लेते हैं, इमेज को आप न्यूरल नेट में डालते हैं, वो खुद से उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके फिर आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि ये किस चीज की इमेज आ रही है। ओके ठीक है, काफी लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन 90% तक आप लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये लाइन भी देख लें जो मैंने हाईलाइट की है। टेम्पररी सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा अब चले मैं इसको बता देता हूँ, ये आप पढ़ लिएगा सारी। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम मशीन को डेटा देते हैं। अच्छा, ये टेम्पररी सुपरवाइज लर्निंग भी कहलाता है। इसका मतलब है लेबल लगाना जरूरी है। पहले जो लेबल लगाता था वो इंसान से ही हम लगवाते थे, लेकिन अब डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा है,
मुझे नहीं पता इसका क्या लेबल है, तो हमारे पास फिर एक एल्गोरिथम दिया है, हेरस्टिक एल्गोरिथम, ठीक है। ऑटो इनकोडर इसकी यानी वेल नोन एक एप्लीकेशन है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये भी हम कर सकते हैं, बहुत आसान है, ये भी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वगैरह करते हुए काम करता है ऑटो इनकोडर। तो ये क्या करता है कि आपने डेटा दिया, उस डेटा में कैट डॉग जो भी चीजें हैं, मशीन उसको खुद लेबल करती है। अच्छा, अभी आप देख के कैट डॉग खुद करते हो, ठीक है, आपको पता है इसका नाम कैट है, इसका नाम डॉग है, लेकिन आप जब मशीन को वो डेटा देते हो तो मशीन अपना कोई भी डायनामिक लेवल उसको देती है जो उसको सही लगता है। वो कोई यानी रैंडमली कोई हेक्सा नंबर्स हो सकते हैं, तो वो कोई नंबर होते हैं, ठीक है, वो लेबल करता है टेम्पररी तौर पे। फिर एल्गोरिथम में बहुत सारी दूसरा डेटा को देखता है, फिर लेबल करता है, फिर लेबल करता है, तो वो टेम्पररी पहले उन सबको क्या करता है, लेबल करता है। लेबल करने के बाद फिर उसे टारगेट में और इनपुट के अंदर तोड़ के मॉडल को ट्रेन करता है। फिर वो क्लासिफिकेशन, आप मशीन को वो डेटा नया दें तो वो उसको फिर क्लासिफाई करके बताता है। तो यहाँ पे ह्यूमन की जो इंस्ट्रक्शन आती थी, इंसान जो लेबल करता था। अच्छा, अब ये रिसर्च में है, ये यानी इतने परफेक्ट रिजल्ट वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन ये टाइप हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसमें जो इंसान की इन्वॉल्वमेंट आती थी वो खत्म हो गई। तो अब क्या फायदा हो रहा है, आप मशीन को सिर्फ डेटा दें, मशीन को जो उसका लेबल सही लगेगा वो लेबल लगाएगी, मॉडल को ट्रेन करेगी, और फिर क्लासिफिकेशन आप परफॉर्म करवा सकते हैं, या जो भी आपकी एप्लीकेशन है रिग्रेशन की वो आप करवा सकते हैं। तो ये चीज समझ आई? सर रीइंफोर्समेंट में भी तो यही हम कर रहे होते हैं ना, ह्यूमन नहीं, इंटरेक्शन खत्म। अभी हम जा रहे हैं, उस तरफ भी जा रहे हैं। तो इसके अंदर ना लेबल जो करता था इंसान, वो लेबल अब मशीन खुद कर रही है, ठीक है, लेबल किया जा रहा है। इस वजह से इसको टेम्पररी सुपरवाइज लर्निंग भी कह रहे हैं। तो इसको सर अनसुपरवाइज से कैसे हमको यानी डिफरेंशिएट करेंगे? उसमें भी तो लेबल नहीं थे, लेबल मशीन ने दिए थे। उसमें मशीन ने लेबल खुद दिए थे, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही कर रहा है सर। इसमें अनसुपरवाइज से एक स्टेप और आगे है, जो मुझे समझ आई है कि पहले वो ग्रुपिंग कर लेता है, उन ग्रुप्स को कुछ भी लेबल हेक्सा नंबर्स दे देगा और उनके ऊपर फिर उसे ट्रेन कर देगा, फिर उसको मॉडल को ट्रेन करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इसको यानी थोड़ा रिसर्च करना चाह रहे हैं, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, इसको एक नज़र देखें, तो इसके ऊपर रिसर्च पेपर बहुत सारे पड़े हुए होंगे, तो आपको थोड़ा और डीपली समझ आ जाएगा। तो ये रिसर्च के अंदर है, इतनी यानी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लेकिन ये भी लर्निंग की एक टाइप है। तो इसका सर ह्यूरिस्टिक तो ये है ना कि आप अगर यानी अच्छा अंदाजा लगा लें, मतलब वो छोटी तो नहीं होती लेकिन अच्छा अंदाजे को। नहीं श्योरिटी नहीं है ना, वो जो लेवल दिया, हाँ, मैं तो उसको देखो कैट बोल रहा हूँ, इसने पता उसको दिया 0019, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो उसने लेवल बाद में खुद टेम्पररी दी, ठीक है, तो इसलिए इसको हम टेम्पररी सुपरवाइज लर्निंग कह रहे हैं। इसमें सर एक और चीज भी आई थिंक हम बोल सकते हैं, ये सेल्फ सुपरवाइज में ये रैंडम सर लेबलिंग खुद कर रहा होता है, लेकिन जो डीप अनसुपरवाइज में ना वो सर तकरीबन एक्यूरेट कर रहा होता है सर लेबलिंग, ये सर अच्छा, हम बोल सकते हैं। नहीं रैंडम से मुराद होता है कि रैंडमली वैल्यू देना ना। अच्छा, ये ना हर ऑब्जेक्ट को यूनिक, जैसे कैट मिली है ना, तो अब कैट से मिलते जुलते जितने भी यानी उसको तस्वीरें मिलेगी, उसको एक ही यूनिक वो देगा ना। यस सर, ठीक है, रैंडमली में तो कुछ नहीं पता, किसी को भी उठा के कुछ भी नंबर दे दो, फिर वो कैटेगराइज ग्रुपिंग कर लेगा ना सर, ग्रुपिंग इनके उसने वो इनके हाँ, एक लिमिट रखी होगी कि इसके अंदर ये आएंगे, इसके अंदर ये रखेंगे, फिर उसको सारा सेपरेट कर लेगा ये। बिल्कुल, यानी आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल जो जनरेट हो रहा है वो रैंडमली है, उसके बाद उससे मिलता जुलता जो भी यानी उसको तस्वीर मिलेगी, फिर वो उसको नंबरिंग दे देगा, उसके बाद फिर वो ग्रुपिंग कर लेगा सर। बिल्कुल, ग्रुपिंग कर देगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जी वही सर नेगेटिव मार्किंग वाला सर चक्कर। अच्छा, अब देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जब भी हम पढ़ते हैं, मैंने आपको आई थिंक 4 चीजें कही थी जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो 4 चीजें क्या थी सर? इसमें वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और इम्प्रूव करता है। एजेंट होता है, एजेंट हो गया पहले, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरा उसके बाद इनकी क्या नाम है, इसको मिलता है रिवॉर्ड भी मिलता है।
नहीं, वो एक्शन परफॉर्म करता है। हाँ, एक्शन परफॉर्म करता है, फिर रिवॉर्ड मिलता है और फिर दोबारा वही। ठीक है, तो सर इसमें एक तीन environment नहीं, होता है। देखो 4 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले एजेंट, एनवायरनमेंट, हाँ, रिवॉर्ड, और लास्ट आपके पास क्या होता है? रिवॉर्ड लास्ट, रिवॉर्ड लॉस्ट है ना, फिर हम देखते हैं एजेंट, एनवायरनमेंट, एक्शन, इसको रिवॉर्ड। एक्शन रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डिस्कस करें। सर ये एजेंट लिफ्ट क्या है? कॉन्फिडेंस। जी जी फैसल सर कुछ ये कह रहे हैं? जी जी सर ये इसमें एक दो चीजें और भी तो होती हैं ना कि लिफ्ट, कॉन्फिडेंट, सपोर्ट। सर वो बेसिकली अब नहीं रीइंफोर्समेंट नहीं, लर्निंग के मॉडल देखते हैं, उसमें वो चीजें अच्छा आ रही सही हैं। है। वो एंट्रोपी वगैरह, फोर्स वगैरह, जैसे आपके यानी मुख्तलिफ एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के, आप सही कह रहे हैं, जिसके ए प्रियोरी वगैरह में भी आप ये इस्तेमाल करते हैं ना, कि सपोर्ट कितनी है, शिफ्ट कितना करना है, ये सारी चीजें जी जी होती हैं, सर, वो लिफ्ट कितना ई-क्लैड और ए करना है। प्रियोरी में यही यूज हो रहा है। बिल्कुल तो वो तो बिल्कुल। एवोल्यूशन फेज है ना, कि कितनी लिफ्ट कितना कॉन्फिडेंस है, एवेल्युएट जब कर रहे होते हैं। अच्छा अब चलें, अब मैं इसको बात करता हूँ क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। गूगल का यानी एल्गोरिथम है, और गूगल माइंड इसमें बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है। इसमें होता क्या है कि एजेंट का जो वर्ड है ये आपका मॉडल है, जो मशीन लर्निंग का मॉडल है। अच्छा, अब ये ट्रेंड मॉडल नहीं है, या आपने फर्स्ट मॉडल बनाया और किसी भी यानी उसको दे दिया, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, एक यानी इंसान बनाया या एक मशीन बनाई, उसको आपने लाके रोड पे छोड़ दिया। ठीक है, तो पहली चीज है आपका एजेंट, जो आपकी मशीन है, जो आपका एल्गोरिथम है, ठीक है, जो आपका मॉडल है, उसको आप किसी एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, चाहे वो आप रियल एनवायरनमेंट में छोड़ें, वर्चुअल एनवायरनमेंट में छोड़ें। ठीक है, तो आप उसको एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। मैं उसको किसी गेम के अंदर लाके छोड़ देता हूँ। एक मैंने एजेंट बनाया, एक मैंने गेम बनाया, उसका जो हीरो है मैं उसको कह रहा हूँ वो एजेंट है, उसको मैंने गेम में छोड़ दिया। अब वो गेम के अंदर वो खुद ब खुद चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं, जो भी उसके यानी नेगेटिव हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये जो एजेंट है ना, ये खुद अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है। ये आगे जाता है, उसको पत्थर मिलता है, पत्थर से टकराता है, गिर जाता है। अच्छा, अब हमने कुछ रूल सेट किए हुए कि गिरेगा तो नेगेटिव मार्क है, ठीक है, जंप कर जाएगा या उसको पार कर जाएगा ऑब्स्टेकल को तो प्लस पॉइंट देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको यानी फोकस कर दिया कि भाई तुम्हें ना पॉजिटिव नंबर हासिल करने, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैंने बता दी कंडीशन, लेकिन मैंने इसको जो सेट किया कि इसमें किया है कि इसको क्या करना है, पॉजिटिव मार्क गेट करना है। तो अब क्या होता है, ये एजेंट एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, और वहां पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या चीजें उसको मिलती हैं, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है। हर एक्शन के अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो वो हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है, उसकी बेस के ऊपर ये क्या करता है, उन पॉइंट को ऐड करता है, यानी पॉजिटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, और फाइनली उसको रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। तो ये 4 चीजें जिस भी एल्गोरिथम में लर्निंग में पाई जाए, उसको आप कह सकते हैं कि क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सही जी दोस्तों? सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल। सर क्या ये वाला फिर हम एल्गोरिथम तब यूज करेंगे जब हमारे पास प्रीवियसली डाटा इतना अवेलेबल नहीं है, ताकि जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाए तो उसके बाद वो साथ साथ ट्रेन होता रहे, यानी लर्न करता रहे, मेरा मतलब। देखिए, इसमें ना डेटा का तो है ही नहीं ना, हमने मॉडल को हो सकता है बिल्कुल यानी ना जनरल नॉलेज देके, जैसे इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो जनरल सॉफ्टवेयर है ना वो इंस्टॉल किया हुआ है। पहला सॉफ्टवेयर है कि उसका दिल, आंख, नाक, कान, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है दिमाग में, क्योंकि दिमाग कंट्रोल कर रहा है सबको। और एक सॉफ्टवेयर है एनवायरनमेंट से वो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके सामने बहुत सारे एक्शन वो इनपुट रिसीव करता है एनवायरनमेंट से, अपनी वालदा को देख रहा है, अपने वालिद को देख रहा है, अपने बहन भाइयों को देख रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा रिसीव करता है एनवायरनमेंट से। अच्छा, हर एनवायरनमेंट से जो इनपुट लेता है उसके अगेंस्ट वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो अब क्या होता है, बचपन में कोई गलती करते हैं, हम उसको डांटते हैं तो उसको पता चलता है ये गलत चीज है। कोई अच्छी एक्टिविटी करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे को पता चलता है। तो अब क्या हो रहा है, वो लर्निंग कर रहा है, एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता है, उसके अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। रिवॉर्ड का क्राइटेरिया अम्मी ने सेट किया हुआ कि बेटा ये काम अच्छे होते हैं और ये काम बुरे होते हैं।
ठीक है। तो ये आपकी, अगर आप लर्निंग देखें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि आपने बंदे को छोड़ दिया और उसके बाद वो खुद लर्न कर रहा है, ठीक है। सिर्फ आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया, अब उसकी मर्जी है वो किस तरह से, यानी वो पॉजिटिव सीखे या नेगेटिव सीखे, एक्शन उसको खुद परफॉर्म करना है, एक्शन नहीं बताए। एजेंट को खुद परफॉर्म करना है। हाँ, ठीक है एक्शन नहीं बताए हुए। बच्चा यानी जो भी है उसके सामने कोई भी जी, नई चीज आए, पुरानी चीज आए, ये एक्शन खुद परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया सर, आगे समझ। थैंक चलो यू। बेस्ट है। तो ये आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब हमारे पास रिग्रेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई। सुपरवाइज लर्निंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ें, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। उसकी कुछ ग्लोसरी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर बंदे को पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या क्या है, अगर आप मशीन लर्निंग पे काम करें या डीप लर्निंग पे काम करें तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 1 2 3, 3 यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो 13 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब वो क्या क्या है, सैंपल। सैंपल आप देखें, पूरा डेटा होता है ना, 50 100 या 100 रो मैंने आपको दी, आप एक रो निकाल लें। एक रो को मैं इनपुट भी कह रहा था, ठीक है, या मैं उसको सैंपल भी कहूं तो बात एक ही, ऐसा ही है। सैंपल की डेफिनेशन याद है ना, पॉपुलेशन और सैंपल की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी। यस मैं सर, जी सारा, सर। ठीक है, सारा डेटा देता हूं तो वो क्या होता है आपका, पॉपुलेशन। कैलकुलेशन और उसमें से एक कम भी हो जाए या सिर्फ एक ही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल हो जाता है। सैंपल, ठीक है। तो सैंपल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वन डेटा पॉइंट दैट गोस टू इनटू योर मॉडल, ठीक है। तो ये एक सैंपल, एक इनपुट उठ के जाके आपके मॉडल में जाता है, एक एक करके जाता है ना, या बल्कि आपने बेस साइज सेट किया हुआ होता है तो वो कैसे जा रहा होता है, वो बेस साइज की सूरत में उठ के जाता है, ठीक है। लेकिन एक वक्त में एक ही जाता है ट्रेनिंग के लिए। फिर बात आती है प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन भी आपको पता है, उसका जो लेवल होता है, यानी मॉडल ट्रेन हो गया, ट्रेन होने के बाद आप मशीन को एक तस्वीर देते हो और फिर मशीन आपको बता दी है कैट है या डॉग है। तो मशीन जो लेबल करके आपको बताएगी वो आपकी क्या होगी, प्रिडिक्शन। आउटपुट भी हम उसको कहते हैं। और ये क्या है, ये कहां से आता है, मॉडल ट्रेन होने के बाद आता है, ये वर्ड भी याद रहे, ठीक है। मॉडल जब ट्रेन हो जाता है और जब आप उसको नया डेटा देते हैं, अनसीन डेटा, उसके ऊपर जो वो लेवल बताता है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन। टारगेट क्या होता है, डेफिनेशन नहीं पढ़े आप ना, सिर्फ ये वर्ड देखें और मुझे बताएं, क्योंकि ये सारी चीजें आप बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं ना, तो इसलिए टारगेट क्या होता है दोस्तों। सर जो हम डेटा से चाह रहे होते हैं। या सर जो ट्रेनिंग में हम हमारी जो आई होती है, मिसाल के तौर पे एक्यूरेसी, हम चाह रहे हो टेस्टिंग में भी वही आई हो, आए। टारगेट होता है ना हमारा, रीच करे। लेबल भी कह सकते हैं जो हम अच्छा, अब ये क्या है, सर वाई कॉलम जो हमारा होता है, वाई कॉलम और वाकई जो होता है, यानी जब आपने देखें क्या लिखा है, द ट्रूथ। ट्रू क्या है आपके पास, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं। आपको मैंने ना एक बंदे को, दो बंदे यहाँ पे तुफैल हैं और मुबशिर हैं, ठीक है। मैंने तुफैल को ना 10 इमेजेस दी और मैंने कहा कि तुफैल इसको ना क्लासिफाई कर दो। तुफैल ने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया सुपरवाइज तरीके से, कैट है, डॉग है या एलिफेंट है, ओके। अच्छा, फिर मैं मुबशिर को नई तस्वीरें देता हूँ, ठीक है, बल्कि नहीं, तो फेल को हमने ये सिखाया 10 तस्वीरें देके कि ये तस्वीरें, इनके ये नाम थे। फिर तो फेल को हम नई चीज देते हैं, वो प्रिडिक्ट करता है। तो जो कैट से मिलती है वो कैट कहता है, लेकिन डॉग है उसको भी एक वो गलत क्लासिफाई कर देते हैं। तो ट्रू जो लेबल होते हैं, सुपरवाइज इंसान ने जो लेबल किए होते हैं वो ट्रू लेबल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टारगेट, उससे वो सीखना होते हैं। और जो प्रिडिक्शन होती है वो गलत भी हो सकती है। तो इन दोनों को तो हम वो करते हैं ना, एक्यूरेसी वगैरह जो निकालते हैं, सही है। तो टारगेट भी क्लियर है। प्रिडिक्शन एरर या लॉस वैल्यू, जी क्या होगा ये, वही सर, वो रिग्रेशन वाली। इसमें ट्रू प्रेडिक्ट की है, मतलब ठीक है। इनकरेक्ट प्रेडिक्ट की है और कितनी गलत की है, तो उसकी बेस पे फिर हम बता अच्छा देंगे वैसे इसका कितना प्रेडिक्शन। जो भी, आवाज आपकी ना बहुत स्लो आ रही है, जो भी बोल रहा है
थोड़ा माइक करीब करके बोलें। आप ठीक है सर? अब भी स्लो है। अगर आप एक देखें ना मैं ऊपर से शायद माइक वो माइक की की आवाज हाँ वो कम की हुई होगी। असल में जूम ना ऑटो क्या करता है, आपने नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड। आखिर अब कर ठीक दिया। है। चलें आपने वैसे बोला तो सही है, ठीक है, हमें बात समझ आ गई। तो आपने कहा कि एक मशीन प्रेडिक्ट करती है और एक आपकी ट्रू वैल्यू होती है। तो ट्रू वैल्यू को और आपकी जो प्रेडिक्शन वैल्यू उनको आपस में कंपेयर करना, कितनी सही है कितनी गलत है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉस, कि कितना लॉस आया। ऐसा ही है ना? यस सर। सर बात क्लासेस सिनेरियोज ऐसे भी तो जी होते हैं ना कि इंसान इनका अगर कोई पिक्चर सर ब्लर है बहुत ज्यादा, या कोई ऐसी ली हुई है कि वो डिस्टेंस से ली हुई है, वो उसको देख के प्रिडिक्ट एक्यूरेट नहीं करता, लेकिन हो सकता मशीन सर उसको कर दे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की सर बेस पे एक एक चीज को उठा के उसको सर एनालाइज करे, ये भी तो सर हम बोल सकते हैं। वो फिर तो बेस इसमें एरर देखते हैं ना हम, उसमें चेक यस सर, करते हैं इसमें कि फिर क्या ह्यूमन किस बोलेंगे? लेवल तक कर सकता है प्रेडिक्ट और मशीन किस लेवल तक करती है। क्योंकि सर आपने बोला कि ह्यूमन ठीक है एक्यूरेट करता है प्रिडिक्ट देख के, लेकिन बाद सिनेरियोज ऐसे होते हैं सर वो नहीं भी कर पाता। ठीक है, बाद में नहीं कर पा रहा तो फिर वो डेटा हम निकाल देते हैं। हम अपनी मशीन को रिफाइंड डेटा जो है ना ट्रेनिंग के लिए वो दे रहे हैं, जिसके अंदर साफ चीज़ समझ आए। तो ब्लड चीज़ अगर हम देंगे तो हमारा मॉडल फिर ट्रेन भी सही नहीं होगा, वो ब्लड चीज़ों को सही से फिर वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ब्लड चीज़ आप दे रहे हो और आपको पता है हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है, लेवल उसका सही पता है, आप दे दें, ब्लड भी दे दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हमारा जो नहीं डेटा है ना, डेटा यस की सर, क्वालिटी ट्रेनिंग के दौरान वो परफेक्ट होना चाहिए। यानी नहीं आपकी वो ब्लड है बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही, लेकिन यस आपको सर। पता है कि हाँ ये कैट की इमेज है, तो आप दे सकते हैं सही लेबल करके। मेरा सर एक और ये क्वेश्चन था, वो ब्लर मैंने वो स्किप करके डिस्टेंस से पिक्चर जैसे लिए हो ना, जैसे हमने ग्रुप पिक्चर सर आपने ली थी इधर बैरिया में लास्ट में, बिल्कुल बंदा अगर वो बहुत डिस्टेंस से ली हुई थी कि बड़ी मुश्किल से बता सकता है कि ये बंदा चंद बंदों के अलावा जो पीछे खड़े हुए थे, इधर इंसान तो नहीं बता सकता। लेकिन अगर वही चीज मशीन को दी जाए, वो सर एक एक ऑब्जेक्ट वो निकाल लेता सर, उस बिना पे वो एक्यूरेसी भी सही दे रहा होता है, वो बता बिल्कुल रहा होता है। बिल्कुल फेसबुक या बल्कि यानी आपका जो Yes, sir। फेस रिकग्निशन के ऊपर यानी काम किया गया था, इसी तो चीज मुख्तलिफ मॉडल रिसर्च, ये पता नहीं कितने 30,000 फेसेस थे उस एक तस्वीर में, एक सेल्फी में। ठीक है, और एक एक फेस को रिकग्नाइज किया। तो आप सही Yes, बोलो, sir। इतने डिस्टेंस, इतने 30,000 लोगों के चेहरों को डिटेक्ट करना, इंसान तो ठीक है, और नहीं उसको फिर कर क्लासिफाई करना, तो इंसान Yes, के लिए sir। तो वाकई नामुमकिन है, लेकिन मशीन इस सिनेरियो में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये एक एक पिक्सल पे काम करती है। अब सर वो आपने जैसे कहा उसको निकाल दो, तो निकालेंगे तो सर फिर उसको फिर फायदा तो नहीं नहीं है ना, नहीं, वो तो फिर मैंने सेल्फ। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, अगर उसका लेवल सही पता है यस सर, ये है। तो आप उसको डेटा में इस्तेमाल करेंगे। अगर उसका लेवल सही नहीं पता ना, तो आप उसको फिर निकाल दो, वो तो फिर सर वो फिर आपके, फायदा ही नहीं है ना। हाँ फिर फायदा नहीं है। ठीक है, यस तो सर। तस्वीर आप दे दें, लेकिन उसका लेवल बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए। अच्छा, फिर ये लेवल कह रहा है तो लेवल तो आपको पता है। ठीक है, इमेज को कोई नाम दे दें, कैट, डॉग, तो वो क्या होती है, आपकी लेबल होती है। ठीक है, मैं पिक्चर को कोई भी नाम दे दूं, उसको कोई भी नंबर दे दूं, वो उसका लेबल है। ग्राउंड ट्रूथ और एनोटेशन, तो ग्राउंड ट्रूथ तमाम कितने यानी डेटा सेट के अंदर आपने जो डेटा कलेक्ट किया है इंसान ने, वो ग्राउंड ट्रूथ है कि ये कैट है, ये डॉग है, सारी चीजें जो आपने एनोटेशन की हैं वो क्या है, आपका ग्राउंड ट्रूथ। यानी तुफैल को मैंने 10 तस्वीरें जो दी थी, तुफेल ने एक एक तस्वीर को देख के मुझे ना क्लासिफाई मारना। किया। ठीक है, तो वो आपका क्या है, ग्राउंड ट्रूथ। ओके, फिर आपके पास क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। जी जल्दी जल्दी बताएं, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है? जिसके अंदर सर दो लेवल्स होते हैं सर फर्स्ट दो क्लासेस दो हैं। क्लास, कैट एंड डॉग। ठीक है, तो कोई भी यानी मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जिसमें दो क्लास हो। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, सर दो से ज्यादा क्लासेस होंगे तो उसको मल्टी क्लास बोलेंगे। लेकिन प्रिडिक्शन में एक ही क्लास को रिटर्न करेगा, मतलब सर हम बता दें कि नहीं नहीं, असल में देखो वो ना सॉफ्ट मैक्स के जरिए आपको ना तमाम क्लासों की वो देता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी जो होती है आप जो सबसे ज्यादा होती है ना वो उठाते हैं और उसको वो क्लास डिक्लेयर करते हैं। अच्छा एक रूल है, अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग टॉप 5 एक्यूरेसी जो होती है ना, आप जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं टॉप 5 जो आपकी क्या होती हैं प्रोबेबिलिटीज होती हैं, क्लासेस होती हैं, उसके अंदर अगर वो आपका ऑब्जेक्ट आता है तो आपका मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये बात समझ आई? टॉप 5 एक्यूरेसी। यस सर। ठीक है, यानी मैंने एमनेस डेटा सेट पे काम किया, ठीक है, ट्रेन कर दिया मॉडल, मैंने एक तस्वीर हाथ से खुद लिखा 3। अच्छा अब मैं मॉडल जो है मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 4 9 8 4 3, तो ये टॉप 5 एक्यूरेसी के अंदर मैंने 3 लिखा तो ये 5वें नंबर पे आ रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है ये 3 है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कहां पे आ रही है 5वें नंबर पे। तो अगर 5 एक्यूरेसी में आपका आता है तो टॉप 5 एक्यूरेसी के रूल के मुताबिक आपका मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। सही, ये चीज क्लियर है? सर ये थोड़ा सा रिवाइज कर दें, ये 5 टॉप 5 वाला। टॉप 5 एक्यूरेसी यानी आपके पास एक तरीका है अपने मॉडल को इवैल्यूएट करना या उसकी परफॉर्मेंस को देखने का। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने नया दिया, उसने मशीन तो हमें जितनी क्लासें होती हैं सब क्लासों की प्रोबेबिलिटी देता है, मैं टॉप 5 एक्यूरेसी उठा लूं उसमें से। अब जैसे मैंने लिखा 3, मॉडल जो हमें प्रिडिक्ट कर रहा है वो दे रहा 5 7 9 4 3, तो इसने प्रिडिक्ट किया 3 लेकिन उसकी एक्यूरेसी 5वीं पोजीशन पे बता रहा है कि ये 3 से मिल रहा है, तो टॉप 5 एक्यूरेसी में आता है, तो इट्स मीन आपका जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जब बहुत सारी क्लासेस होती हैं, अभी तो मैं 10 क्लासों के अंदर बात कर रहा हूँ एमनेस, जब आपके पास 10,000 क्लासेस होंगी उसमें से अगर टॉप 5 एक्यूरेसी में वो ऑब्जेक्ट फॉल करता है, इसका मतलब है आपका मॉडल अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, अब देखें दूसरा है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। वहां मल्टी क्लास था, यहाँ क्या है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। इसकी क्या डेफिनेशन होगी सर? इसमें एक ही क्लास है, उसके 2 लेबल भी हो सकते हैं, यानी कि एक पिक्चर ऐसी है जिसमें वैसे तो हमने क्लियर कट डिफाइन किया कैट एंड डॉग का, अगर एक पिक्चर ऐसी है जिसमें कैट भी है डॉग भी है तो उसको हम दोनों यानी कि लेबल दे सकते हैं। उस एनिमल का लेबल है ना, तो उसको सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, अभी हमने देखा था सर इसमें सब क्लासेस बन जाएं कि जिन जो क्लासेस उनकी सब क्लासेस भी हों। ओके, ये देखें एक तस्वीर के अंदर मुख्तलिफ लेबल हैं, एक से ज्यादा लेबल हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, एक तस्वीर में मल्टी लेबल वो आपके परफॉर्म करके बता रहा है, एक नहीं बता रहा। कैट एंड डॉग के अंदर एक तस्वीर जाती है और एक ही लेबल आता है। ठीक है, मल्टी क्लासिफिकेशन था लेकिन एक, ये क्या मल्टी लेबल, एक से ज्यादा लेबल है। ठीक है, क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। ओके, ब्लैक बॉक्स तो नहीं आ रहा? यार है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ यानी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। मल्टी लेवल भी हो गया। अब है स्केलर रिग्रेशन। स्केलर रिग्रेशन का आंसर सिर्फ अगर एक हो ना आउटपुट तो वो स्केलर है। एक वैल्यू को हम स्केलर भी कहते हैं ना, याद है ना? स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्केलर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा भी कह लो बस। ठीक है, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यार रिजवान क्या हो गया, तबीयत सही है? आई हेट राइस, नफरत हो गई अब चावलों से। रिजवान खैर तो है? घर में मत बनाना चावल। अच्छा, रिजवान को पता ही नहीं है ना। मैं तो दांत अगर टूटेंगे तो आएंगे ना सही। इसको ब्रेस, मैंने रिजवान को म्यूट कर दिया, उसको पता नहीं है बेचारे को। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं? स्केलर रिग्रेशन, एक आउटपुट हो यानी रिग्रेशन का कंटिन्यूअस वैल्यू हो लेकिन एक हो तो वो स्केलर है। वेक्टर रिग्रेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी कंटिन्यूअस वैल्यू,
तो वो क्या होगी आपकी वेक्टर रिग्रेशन। मिनी बैच याद है, बेस Yes. साइज या मिनी बेस साइज, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम कहा था 2 की पावर में हम देते हैं, Yes, sir. ठीक है। Binary अच्छा, अब हो बेस सकता है। साइज ये सारी की सारी डिपेंड करते हैं आपके हार्डवेयर के ऊपर। सर ये मेरा ख्याल है नुमान है, उसको भी म्यूट करें या म्यूट टू ऑल करें। अच्छा मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मुझे नॉइस तो नहीं आ रही अभी तो, किसी की आवाज नहीं आ रही, आएगी तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर देता ना उसका नाम, तो देन मैं उसको फाइंड करके म्यूट कर दूंगा। अच्छा, तो मिनी बैच बेस साइज होता है जो एक वक्त में पूरे डेटा में कितना यानी रोज उठा के लेके जानी है। तो हम ये नॉर्मली जो डिफाइन करते हैं 2 की पावर में करते हैं, यानी 2 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ, 8 भी दे सकता हूँ, 16, 32, 64, 128, ठीक है, 256। तो इस तरह आपकी वैल्यू क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी 2 की पावर्स के अंदर। अच्छा, और ये फैसिलिटेट मेमोरी को करता है जब आपके पास कम डेटा है, क्योंकि 20 लाख इमेजेस एक साथ लोड करूंगा सिस्टम बैठ जाएगा। तो मैं कहता हूँ 2-2 करके इमेज को लोड करो, मॉडल ट्रेन करो। देर से तो ट्रेन होगा लेकिन मॉडल ट्रेन हो जाएगा अगर आप सीपीयू इस्तेमाल कर रहे हैं। जीपीयू मौजूद है तो उसी तस्वीर को बहुत फास्ट क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। तो जीपीयू का भी आप इस्तेमाल करेंगे, आगे जाके आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी से देख लें अच्छा सा कोई जीपीयू सस्ता सा देख लें एनवीडिया का, ठीक है। तो मेरे पास खैर जो सिस्टम में लगा हुआ है वो है GTX 10080 Ti, तो वो भी अच्छा है। आप दूसरा कोई देख लें अच्छा सा, अब तो खैर बहुत लेटेस्ट आए हैं तो आप देख लीजिए। क्या प्राइस है उसकी? सर जो ये तो जाके देखना पड़ेगा ना, जो कॉम्पेटिबिलिटी अभी वगैरह भी देख लें। जी जी, सर क्या चाहिए प्राइस? यार वो UBL वाला जो सिस्टम है वहाँ पे लगा हुआ है, ये भी आज से 3 साल पहले का, यानी वो समझो जीपीयू खरीदा हुआ, ठीक है। अब तो बहुत लेटेस्ट आ गए, तो मुझे भी अब खैर इतना जीपीयू का मेरा भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम लोग इमेज प्रोसेसिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो आपका टैबलेट डेटा होता है, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन में जहाँ आप काम करेंगे वहाँ पे जीपीयू का बहुत यूटिलाइजेशन होगी। सर अभी जो मशीन इनके ये GTX 1050 वाली जो सर मिल रही है ना 3GB के साथ ग्राफिक्स कार्ड, वो सर ये कोरोना की वजह से क्या रेट ये उन्होंने खुद इंक्रीज किए हुए हैं। वो तकरीबन सर 140 या 150 सर पहुंची है, 1.5 के करीब पहुंची हुई है सर। डॉलर लाख सर रुपए पाकिस्तानी। माशाल्लाह। वही मशीन इन्होंने गा के हम कोरोना से पहले 1 लाख की सेल करते रहे, लेने जब गए थे सर। बहुत इंक्रीज की हुई है सर प्राइस, ग्राफिक्स कार्ड की वजह से बस, और उसमें कुछ नहीं है सर। चलो देख लो कोई पुराना सा मिल जाए यार, ठीक है। और 3GB नहीं, कम से कम 6GB से ऊपर लेना है यार, लंबा अगर इस्तेमाल करना है, वरना फिर आके वर्क स्टेशन ले लेते हैं सर। वर्क स्टेशन नहीं लो, लैपटॉप नहीं लो, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप ये लर्निंग के लिए तो चलो सही है, लेकिन आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो लैपटॉप तो बैठ जाएगा आपका, ठीक है। चाहे वो गेमिंग भी हो, लैपटॉप आपको परफॉर्मेंस नहीं देता, ठीक है। तो जीपीयू आपके पास होगा 2 की पावर में, जितना आप देंगे तो वो आपको पता है कि चंद सेकंडों में कर देगा, मिनटों में कर देगा जीपीयू। और वही काम आप सीपीयू पे करें तो दिनों पे चले जाते हैं। अच्छा सर, कोलैब यूज की थी जीपीयू और टीपीयू में सर, वो डिफरेंस देता है सर आउटपुट, थोड़ी सी टाइम का भी डिफरेंस आ जाता है ईपोक पे सर। हाँ, हमने अभी तक जीपीयू का इस्तेमाल किया, वहाँ पे आप टीपीयू करते हैं तो टेंसर ही बेसिकली हमारा जाता है, तो परफॉर्मेंस आउटपुट में फर्क आ रहा है, यानी कि वो टाइमिंग सर वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती हाँ, है। वो तो टाइम ईपोक तो की हो सर। गया। टीपीयू और ज़्यादा एडवांस है, जो कि स्पेशली टेंसर को प्रोसेसिंग करने के लिए बनाया है। जीपीयू जो है वो ग्राफिक्स को करने के लिए बनाया है, जो इमेजेस वगैरह। अच्छा, अब हम जा रहे हैं इवैल्यूएशन मशीन लर्निंग मॉडल। इवैल्यूएट कैसे करते हैं, अब देखें मैं चंद पॉइंट्स को वो करता हूँ हाईलाइट। सबसे पहले ओवरफिटिंग। इवैल्यूएशन हम क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ओवरफिटिंग को रोकना है। ओवरफिट, अंडरफिट, आइडियल फिट लास्ट टाइम हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अंडरफिट ना ट्रेनिंग अच्छी ना टेस्टिंग अच्छी। अंडरफिट का मतलब ये होता है, ओवरफिट का मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छी है लेकिन टेस्टिंग के अंदर एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल यानी खराब आ रही है, थोड़ी सी भी खराब हो रही है।
तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, टेस्टिंग अच्छी नहीं है, उसको हम कहते हैं ओवरफिट। आइडियल फिट, ट्रेनिंग भी अच्छी है और टेस्टिंग भी अच्छी है, तो वो आइडियल फिट होती है। तो हमें जो रोकना है वो किससे रोकना, ओवरफिट से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इसने वही वाली सारी बातें बताई कि परफॉर्मेंस ऑन नेवर सीन डेटा स्टार्टेड स्टॉलिंग एंड वर्सनिंग कंपेयर टू देयर परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग डेटा। अच्छा, ये आपको पता है कि मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम होते हैं वो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन टेस्टिंग के ऊपर किसी एक पॉइंट पर आके वो ओवरफिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें उसको रोकना है। अच्छा, एक हमारे पास है जनरलाइजेशन वर्ड है और एक वर्ड होता है रेगुलराइजेशन, ठीक है। दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ, अभी इसने जिक्र किया। पहला क्या है, जनरलाइज, तो जनरलाइजेशन, और दूसरा क्या होता है, रेगुलराइजेशन, ठीक है। ये वर्ड क्लियर हो रहे हैं, जनरलाइजेशन क्या है और रेगुलराइजेशन क्या है। ओके, बताएं सर। जी हाँ, मैं ही बता रहा हूँ, मैं शायद कोई बता दे, बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, Yes, जी sir. बताएं। जनरलाइज का ये होता है कि जो हमारा मॉडल होता है ना, वो चीज़ों को जनरलाइज करे, ना कि रट्टा लगाए। असल में जब हमारे पास डाटा कम होता है ना, तो वो एग्जांपल्स को बस याद कर लेता है। मतलब ऐसे अगर जैसे हमारे पास थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, तो वो मैथमेटिकली फॉर्म में अगर देखें तो वो सिर्फ याद कर लेगा कि 2 + 2 4 होता है और आंसर 4 होता है। तो वो प्लस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है एडिशन का, उसको नहीं समझेगा, वो सिर्फ आंसर को रट्टा निकाल लेगा एक किस्म का। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए उसको। जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चीज़ समझनी चाहिए। ये जनरलाइजेशन इस कॉन्सेप्ट के लिए जो यूज़ होती है, और रेगुलराइजेशन ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए एक मेथड है। अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा एक वर्ड है, एक है जनरलाइजेशन, एक रेगुलराइजेशन है और एक है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। 3 वर्ड आ गए हमारे पास, ये अपने पास लिख लें भले। जनरलाइज और ऑप्टिमाइज, पहले इन दो के दरमियान हम फर्क देखते हैं। देखिए, आपका मॉडल अगर टेस्टिंग डेटा पे अच्छा काम करता है, ट्रेनिंग पे तो अच्छा किया और टेस्टिंग पे भी अच्छा काम करता है अनसीन डेटा के ऊपर, तो आपका जो मॉडल है वो जनरलाइज है, ठीक है। यानी ये टेक्निकल में वो दे रहा हूँ, वैसे जनरलाइजेशन की बहुत सारी मैंने आपको वो भी दी थी कि स्पेसिफाई कर दें। ओवरफिट में क्या था, हमने एक शादी का मॉडल बनाया था जिसमें लड़का अमीर होगा, उसके पास यानी लैंड क्रूजर होगी या फरारी होगी, तो ही उस की शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये ओवरफिट हो गया मॉडल कि भाई यही चीजें होंगी, तो मॉडल आपको कहता है कि इसकी शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जनरलाइज नहीं है, हमारी पूरी पॉपुलेशन को, हमारे पूरे सैंपल्स जो डेटा सेट है उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इस वजह से हम डेटा को क्या करते हैं, जनरलाइज, कि हाँ भाई नॉर्मल नौकरी हो लड़के की, ठीक है, कम से कम 50 से 60 हज़ार तो कमाता हो, और फिर फर्दर यानी चीज़ें होती हैं, तो उस बंदे की शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमने इस मॉडल को इस बेस पे बनाया, तो ये क्या हुआ, जनरलाइज हो गया। और जो पहले वाला था कि अमीर तरीन होगा और टीएचए में उसका घर होगा, तमाम चीजें होंगी, तो वो क्या था, वो स्पेशलाइज था, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे टेक्निकल जो आपके पास यहाँ पे यानी इसकी डेफिनेशन है, अगर आपका मॉडल अनसीन डेटा के ऊपर वेल परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप अपने मॉडल को कह सकते हो कि हमारा जो मॉडल है वो क्या, जनरलाइज है, ठीक है। क्या डेफिनेशन देंगे आप जनरलाइजेशन की, अगर आपका मॉडल कौन से डेटा के ऊपर वेल परफॉर्म करे, अनसीन डेटा यानी टेस्ट डेटा के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। सही है, ये दो वर्ड क्लियर हो गए, ऑप्टिमाइजेशन और जनरलाइजेशन। जी सर। या नहीं हुए, हो गए सर, हो गए सर। ओके, तो जनरलाइज का पता चल गया कि अनसीन डेटा पे वेल परफॉर्म करे, और ऑप्टिमाइज का मतलब पता चल गया कि किसके ऊपर वेल परफॉर्म करे, ट्रेनिंग के ऊपर सर, ट्रेनिंग सीन के ऊपर, डेटा, ठीक है, सीन डेटा के ऊपर।
अच्छा, तो ये चीजें आपको दो पता चल गई। जनरलाइजेशन क्या होती है? जनरलाइजेशन हमें ज्यादा रखनी है ताकि हम ओवरफिटिंग कम होती है, ठीक है। और इसी के अंदर हम ये फिर फोकस करने जा रहे हैं। हम अपने डेटा को वैल्यूएट जब करते हैं तो 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से हैं भाई? पहला हिस्सा है ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट, होल्ड आउट। ठीक है। हम ये बार जी बिल्कुल हम ये बार बार पढ़ चुके हैं, तो अभी इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब जो इटैलिक है ना उनको हम देखते हैं। पहला है पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर याद है? यस सर, डोजन वेट हो गए, बाइसनेस हो गई। नहीं 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 नहीं, हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं? नंबर ऑफ लेयर्स, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन होगा, हर लेयर में कितने इनपुट होंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हाइपर पैरामीटर। लर्निंग रेट भी, ठीक है। नहीं, लर्निंग जो आपके पैरामीटर होते हैं ना वो WRB है, जिसको आप खाली पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपर पैरामीटर जहां भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा, अपने मॉडल की जो कॉन्फ़िगरेशन की चीजें, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ नोड्स, ये चीजें आप डिफाइन करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हाइपर पैरामीटर। सही है। जबकि पैरामीटर्स जो कहते हैं वो आपके वेट्स वगैरह को हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लर्निंग वेट्स भी कहते हैं, या आपके ट्रेनेबल भी आपके वेट्स कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो दो चीजों में फर्क कर लें, हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो WRB पैरामीटर्स हैं या लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन की जितनी चीजें आप डिफाइन करते हैं वो हाइपर पैरामीटर। तो इसमें सर लर्निंग रेट जो हम आखिर में देते हैं वो हाइपर पैरामीटर का होगा ना? वो हाइपर पैरामीटर का, बिल्कुल। लर्निंग रेट क्योंकि वैल्यू दे रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके हाइपर पैरामीटर का पार्ट है। अच्छा, ये सारी चीजें हम फीडबैक सिग्नल से परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं मॉडल की वैलिडेशन डेटा के ऊपर। ये भी क्लियर है? अभी आपने देखा था ना कि आप फीडबैक सिग्नल क्या आ रहा था भाई? जहां पे भी आपका वैलिडेशन डेटा के ऊपर लॉस बढ़ना स्टार्ट होता था, हम वहां पे इपॉक को रोकते थे। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब 3 हिस्सों में हम तोड़ते हैं तो परफॉर्मेंस जो हम मेजर कर रहे होते हैं, तो वैलिडेशन डेटा की हम देख रहे होते हैं लॉस को। जहां भी लॉस स्टार्ट होता है वहां पे हम इसको रोक देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये इसकी ट्यूनिंग होना चाहिए लर्निंग की, यानी इतने नंबर ऑफ इपॉक होना चाहिए, इतनी नंबर ऑफ लेयर्स होना चाहिए जो कि इसको ट्रेन करने के लिए इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स क्या थे? WRB, ठीक है ना। ये WRB की जो वैल्यू है, ये फिर आपके इस स्पेस के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। ये बात भी समझ आ गई? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हाइपर पैरामीटर, पैरामीटर। तो हाइपर पैरामीटर आपने डिफाइन किए, आपने वैलिडेशन का लॉस देखा, लॉस पे आपको पता चल गया इतने इपॉक होना चाहिए, तो इतने इपॉक के ऊपर, इतने लेयर्स के ऊपर ये सारी की सारी चीजें आपकी जो लर्न होंगे पैरामीटर स्पेस, ये इनफ है। तो आपको ट्यूनिंग पता चल गई। ऐसा ही है? यस। अच्छा, अब जब आपको ट्यूनिंग पता चल गई, कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई बेस्ड ऑन वैलिडेशन परफॉर्म के ऊपर, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करके आप क्या करते हैं? फिर आप यानी वैलिडेट करते हैं, ओवरफिटिंग को आप रिड्यूस करते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये चीज भी आपको पता है कि ट्रेनिंग के ऊपर और दूसरा क्या होता है, वैलिडेशन के ऊपर, जब आप मॉडल वगैरह ट्रेन कर रहे होते हैं तो इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी? लीक होती है। लीक होती है जब आपको मॉडल यानी पैरामीटर ट्यून करने होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हाइपर पैरामीटर वगैरह हमने मालूम कर लिए ट्यून से, दो चीजों से, वैलिडेशन से और ट्रेंड से। तो जब हमें वो हाइपर पैरामीटर मालूम हो जाते हैं तो हमारे पास बिल्कुल एक अनसीन डेटा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट डेटा। और फाइनल जो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस होती है वो किसके ऊपर मैच करते हैं? हम किस पे देखते हैं? फाइनल एक्यूरेसी टेस्टिंग भी देखते हैं, टेस्टिंग पे देखते हैं। तो ये पूरी कहानी यही आपको बता रहे हैं। ये सर अच्छा, हाँ वो आ गया। ये पूरी कहानी यही है, इसको आप ये पढ़ लिएगा। तो नहीं सर, वो मैं ऊपर बोलने वाला था, इंफॉर्मेशन लीक की ये होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन थी ना, वो नीचे क्रॉस होल्ड आउट आ रही है सर। अब ये सारी चीजें
Yes. ओके तो अब हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो होल्ड आउट वैलिडेशन हम इस्तेमाल करते हैं। होल्ड आउट वैलिडेशन क्या थी कि आपके जो सैंपल है ना उन सैंपल को होल्ड कर देते हैं कि भाई इतना पार्टीशन ट्रेनिंग का है, इतना पार्टीशन वैलिडेशन का, इतना पार्टीशन टेस्टिंग का है, तो होल्ड कर दिया। इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, होल्ड आउट वैलिडेशन। होल्ड आउट वैलिडेशन ये आप अच्छा हमने पहले लास्ट टाइम उसको एक्सेल में भी परफॉर्म करके देख लिया फॉर्मूला उसका, यानी मैथमेटिक क्या यानी इक्वेशन वगैरह ड्रॉ हो रही है, स्लाइसिंग वगैरह किस तरह हो रही है, तो वो हम देख चुके हैं ना, तो इसलिए अब मैं उस कोड को यहाँ पे तस्करा नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, ट्रेनिंग और वैलिडेशन जो पार्ट है उसको फिक्स कर दिया, तो ये होल्ड कर दिया, ये इतना पार्ट ट्रेनिंग रहेगा और इतना पार्ट आपका जो है वो क्या रहेगा, आपका वैलिडेशन रहेगा, और एक अनसीन डेटा होगा जो कि बिल्कुल आपने छुपा के रखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, होल्ड आउट। यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि आप डेटा को शफल करते हैं, शफल करने के बाद वैलिडेशन डेटा अलग निकालते हैं, नॉर्मल जो आपका डेटा रिमेनिंग होता है उसको अलग निकालते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है उसका डेटा आप अलग निकालें, मॉडल को ट्रेन वगैरह करें, और टेस्टिंग डेटा आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्शन में या इवैल्यूएट के अंदर टेस्टिंग डेटा को इस्तेमाल किया है। टेस्टिंग डेटा वैसे है नहीं, इन्होंने अलग से छुपा के कहीं ना कहीं किया हुआ, तो ये पूरा कंप्लीट कोड नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ये बता रहे हैं, बाज औकात आपको अपने यानी होल्ड आउट वैलिडेशन से पहले, जैसे आपकी एमनेस डेटा सेट है तो अगर उसमें होल्ड आउट आप करते हैं कि शुरू के, यानी अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होता तो प्रॉब्लम हो जाती ना, तो इस वजह से उसको डेटा को हम शफल करेंगे ताकि तमाम कैटेगरी के मुख्तलिफ डेटा आपस में शफल हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्लाइस वगैरह करते हैं। जबकि आपके पास टाइम सीरीज डेटा जो होता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, आपके शेयर के रेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, तो वो चीजें जो होंगी वो क्या होगा आपका, वहां पे डेटा को हम शफल नहीं करते। और जहां पे आपकी मिक्स क्लासेस हैं और फिर डेटा को आप यानी होल्ड आउट करने जा रहे हैं, वहां पे डेटा को आप शफल कर लें। ये बात समझ आई? ठीक है, तो हमारे पास जहां पे टाइम की इंपॉर्टेंस है और टाइम की बेस पे आप फीचर को प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं कि कल के दिन बारिश होगी या नहीं होगी, तो जो आपने मॉडल ट्रेन किया है वहां पे शफल नहीं करेंगे। और जहां पे आपका डेटा जिसमें तमाम क्लासेस आ रही हैं, जिसमें टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पे डेटा को शफल करते हैं। ठीक है, तो शफल क्यों जरूरी है आपको पता चल गया। सर जहाँ पे शफल नहीं करेंगे तो के फोल्ड वैलिडेशन फिर लगेगी? नहीं, जहां पे शफल नहीं करेंगे वहां पे के फोल्ड नहीं। के फोल्ड देखो वैलिडेशन तो जब है जब डेटा आपके पास बिल्कुल कम होना। यस सर। ठीक है, और फिर उसकी एक्यूरेसी आप यानी मुख्तलिफ आइट्रेशन पे मुख्तलिफ जगहों से लेते हैं ना, फिर उसकी एवरेज को हम बात करते हैं। तो डेटा कम होने की वजह से हम के फोल्ड को इस्तेमाल करते हैं। डेटा ज्यादा हो तो आप किसको इस्तेमाल करें, होल्ड आउट। नहीं मैं ये शफल, और दोनों में शफल हो सकता है। के फोल्ड इटरेटेबल, एक हमारे पास है के फोल्ड इटरेटेबल जिसमें शफल भी करते हैं। अभी आगे हम देखेंगे के फोल्ड इटरेटेबल क्या है। So ये 4 स्टेप में मॉडल इज इक्वल टू गेट मॉडल, इसका थोड़ा बता दें। ये तो इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ मॉडल जैसा ऊपर हमने बनाया था लास्ट टाइम, तो ये इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है मॉडल डॉट गेट ट्रेंड। ठीक है, ये समझो पूरा इसका फार्मूला लिखा हुआ ऊपर, जैसे हमने फंक्शन बनाया था चैप्टर 3 के अंदर, गेट मॉडल के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया था चैप्टर 3 में, जिसके अंदर आप जो मॉडल की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पूरी आपने करी। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरा मॉडल जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं ना, इनपुट लेयर आउटपुट लेयर, वो क्या रिटर्न करेगा, एक्यूरेसी वगैरह, तो ये गेट फंक्शन से वो पूरा रिटर्न हो रहा है, आप ये समझे। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, तो इन्होंने बस शॉर्ट ये समझाना चाह रहे हैं, इसने कोड ये जो आप चलाएंगे चलेगा नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए इसने लिखा है। के फोल्ड वैलिडेशन याद है? जी सर याद है सर, ये तो बार-बार की है सर। क्या करेगा एक दफा मुझे बताएं, क्योंकि अब हम ऑफिशियली पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने से वो पहले ही करके देखा है, अब ऑफिशियली पढ़ रहे हैं। ऑफिशियली सर वो अगर एक हमारे पास डेटा सेट है सर, हमने जो ट्रेनिंग के लिए जो अलग करेंगे डाटा, एक होता है टेस्टिंग के लिए जो अनसीन डाटा होता है, टेस्टिंग वाला सर हम रखेंगे साइड में, ट्रेनिंग वाले को सर उसकी हम सर पार्टीशन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 में लिखा हो, डिवाइड किया हो उन्होंने, तो 3 में अगर उसको डिवाइड करेंगे 4 पार्टीशन में,
तो अगर एक की फिर उसको सर इनके सिंपल एग्जांपल सर, हर एक पॉइंट को ना 3 में डिवाइड करेंगे, उसकी वैलिड वो ट्रेनिंग भी हम कर रहे होंगे सर, वैलिडेशन भी हम कर रहे होंगे, ईच एंड एवरी स्टेप जी सर। ठीक है, परफेक्ट है, इसका मतलब ये क्लियर है। अच्छा Yes, एक और इन्होंने इसका ये कोड था, ये हमने देख भी लिया था, स्लाइसिंग किस तरह करवाता, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और बीच वाले को किस तरह मर्ज करके वो वैलिडेशन और ट्रेनिंग बना रहा था। ठीक है, तो हम इसको देख चुके हैं, तो ये वही सेम कोड है जो दोबारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक और इन्होंने तरीका मुतारिफ करवाया है, इटरेटेड के फोल्ड वैलिडेशन विद शफलिंग, जो आप बात कह रहे थे शफल, इसमें ना आप एक पैरेंट लूप बढ़ा दो। ठीक है, यानी के फोल्ड वैलिडेशन तो हो रही है, उसके ऊपर एक पैरेंट लूप, ऊपर एक लूप लगा दो। ठीक है, जो कि 4 दफा चलेगा। तो अब क्या हो रहा है, पहले वाले के फोल्ड की एवरेज वो निकाली, दूसरे वाले के फोल्ड की एवरेज निकाली, तीसरे वाले एवरेज की हमने क्या निकाली, उसकी एवरेज जो भी उसकी एक्यूरेसी वो निकाली, और फिर उन सबका आप क्या करें, एवरेज निकालना है। और हर दफा जो पेरेंट वाला लूप है ना, पूरे डेटा को वो शफल करता है। ठीक है, तो ये एक पेरेंट लूप बढ़ा दिया, और उसके अंदर हर दफा डेटा को आप शफल कर रहे हैं, और फिर के फोल्ड वैलिडेशन के अंदर तोड़ के उसकी एवरेज एक्यूरेसी निकाल के वे अपेंड करते जा रहे। तो वही सेम काम है जो के फोल्ड में था, सिर्फ एक क्या आपने कर दिया, पेरेंट लूप को बढ़ा दिया। इसमें सर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि के फोल्ड में हमारे पास स्मॉल डाटा होता था, लेकिन उसमें फिर रिस्क है ना कि स्मॉल डाटा पे ये ना हो कि ये एक्यूरेसी बहुत अच्छी भी दे रहा हो, फिर ये लगता है कि ओवर फिटिंग की तरफ ना जा रहा हो। इसलिए अगर जितनी हम इसको सर वो पेरेंट लूप अगर इंक्रीज करेंगे, तो जितनी बार ये चलेगा उतना सर इसके पास डाटा इंक्रीज वो इकट्ठा होता आएगा सर, उसको ऐड करता आएगा, शफल करता रहेगा, डाटा इंक्रीज होता जाएगा सर इसके पास, बोल सकते हैं। फिर उस एक्यूरेसी में सर इंक्रीज। देखो पहले वाला जो के फोल्ड था ना, उसमें शफलिंग नहीं थी सर। ठीक है, तो वो यानी स्प्लिट करता था, ट्रेन करता था, स्प्लिट करता था, ट्रेन करता था। तो बाज औकात यानी पहले की ट्रेनिंग की अच्छी थी, यानी इसको टेस्ट बनाने पे अच्छा था, इसको ट्रेन बनाने पे अच्छा था, तो वो कुछ ना कुछ यानी मसले चल रहे थे, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं मिल रही थी। इन्होंने एक पेरेंट लूप जो बढ़ा दिया ना, अब उसमें हर दफा शफल करो, फिर दोबारा इन पार्ट में तोड़ो और फिर ट्रेन करो, फिर दोबारा शफल करो, फिर इन पार्ट में तोड़ो और फिर वो करो। तो हमने हर तरह से उसको शफल करके और फिर उनको के फोल्ड में चला के और फिर सबकी एवरेज एक्यूरेसी निकाली। तो अब जो एक्यूरेसी आएगी वो उन सब के मुकाबले में और क्या हो जाएगी, यानी प्योरीफाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन ये एक्सपेंसिव होगा सर। एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब ये है कि ये हर फोल्ड में जो भी डाटा होगा उसको शफल करेगा? नहीं, हर फोल्ड में नहीं करेगा, पेरेंट में। फोल्ड के फोल्ड चलाने से पहले, पेरेंट के अंदर के फोल्ड चलाने से पहले पूरे डेटा को शफल करेगा। और हर फोल्ड के बाद भी शफल करेगा या सिर्फ फर्स्ट टाइम करेगा? सिर्फ फर्स्ट टाइम करेगा, फिर आपके के फोल्ड कंप्लीट होंगे। ठीक है, फिर दोबारा आपके पास पूरा डेटा को शफल करेगा, फिर दोबारा के फोल्ड परफॉर्म होंगे। ठीक है, यस सर। इसका मतलब सर कि हर फोल्ड के बाद फिर एक किस्म का हो रहा है ना? हाँ, हर फोल्ड के बाद नहीं, तमाम फोल्ड के बाद डेटा शफल होता है, तमाम फोल्ड के बाद डेटा शफल होता है। ऊपर से रिकमेंड कीजिएगा वो दोबारा के फोल्ड वाले को सामने लाएं। ठीक है, यहाँ सर अब सर बताएं कि फोल्ड 1। अच्छा, अब ये 1 2 3 थे, इसने फर्स्ट टाइम तीनों डेटा को आपस में रैंडमली शफल किया। ठीक है, यानी ये समझो ये ऊपर है, 3 डेटा क्या ऊपर इन्होंने शफल किया, शफल करने के बाद इसने इसको 3 हिस्सों में तोड़ लिया। ठीक है, फिर इसका के फोल्ड जैसे चलता है वैसे ही चला, इसकी एक एक्यूरेसी आ गई एवरेज, यहाँ पे मैंने लिख ली। फिर दोबारा जो ऊपर वाला डेटा था ना, इसको दोबारा मैं शफल करता हूँ और फिर दोबारा इन 3 हिस्सों में तोड़ता हूँ। फिर ये 3 यानी आपका के फोल्ड चलता है, इसकी एवरेज एक्यूरेसी आती है, उसको भी यहाँ ले लेते हैं। फिर दोबारा जो ऊपर वाला जेन्युइन डेटा था उसको दोबारा मैंने क्या किया, शफल, फिर 3 हिस्सों में तोड़ा, फिर के फोल्ड परफॉर्म हुआ और उसकी एवरेज निकाली। तो 3 दफा यानी के फोल्ड की आपकी एवरेज निकली, फिर इसका भी आप एवरेज निकाल दो, तो एक्यूरेसी और क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो सिंपल सा एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे नेस्टेड लूप बनाते हैं ना, ये वो काम कर रहा है सर। सर इसमें कंप्यूटेशन और ये सारी चीजें बढ़ नहीं जाएंगी इसकी? हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसमें ये बात लिखी हुई है। एक्सपेंसिव का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा, कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नहीं भी लिखा हुआ बढ़ जाएगी, 100% बढ़ेगी। लास्ट लाइन में कहाँ है एक्सपेंसिव लिखा हुआ है ना? हाँ, ये देखें
विच कैन वेरी एक्सपेंसिव, तो बहुत ज़्यादा भाई एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो लेकिन ये कि जब हमारे पास डेटा कम है, एक्सपेरिमेंटल एक अप्रोच है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, दिया हुआ हमें। ओके हमारे पास अब क्या है, थिंग टू कीप इन माइंड, क्या रखना है हमें, डेटा रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये पता है कि सर इसमें इसका मतलब है शफल इसको हम कितनी दफा करेंगे अगर हम करते हैं तो कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं 10 दफा शफल करके देख लूं, मैं 20 दफा करके देख लूं, तो के फोल्ड में याद है ना हमने नंबर ऑफ के की जो क्वांटिटी फाइंड की थी वो कितनी थी, 10, ठीक है, मैक्सिमम जो 10 है इससे ज्यादा नहीं रखते। ओके ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेटिवनेस, तो इसमें इसने वही बताया भाई आपका एमनेस डेटा सेट है, 80% में डेटा को मैं तोड़ूं वो शॉर्ट फॉर्म में हो, तो आपकी जो यानी 7 और 8 है वहां तक का डेटा 80% में आ जाएगा, और टेस्टिंग के लिए जो बचेगा वो 8 और 9 बचेगा। तो फिर यहाँ पे डेटा को शफल करना क्या था, जरूरी, ठीक है। तो आपका जो डेटा है रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब ये है जो ट्रेनिंग में भी हो टेस्टिंग में भी हो, दोनों डेटा के अंदर वो इक्वल हो। इक्वल से मुराद के जिसके ऊपर ट्रेन हुआ है उसी को टेस्ट करें। अब आपने 0 to 7 तक तो ट्रेन कर दिया, लेकिन टेस्ट करवाने 8 और 9, तो आपका मॉडल कभी भी उसको अच्छा प्रिडिक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप डेटा को क्या करते हैं, रैंडमली शफल करते हैं, ठीक है, एमनेस डेटा सेट। एरो ऑफ टाइम जो अभी हमने बात पढ़ी थी कि जब आपके पास सिक्वेंशियल डेटा होता है, टाइम सीरीज डेटा होता है, तो टाइम सीरीज डेटा के अंदर टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। आप वेदर मालूम करना चाह रहे हैं, कर का शेयर क्या होंगे वो चीजें मालूम करना चाह रहे हैं, तो जहां भी स्टॉक मूवमेंट आ गए या आपकी यानी कोई भी यानी वेदर से रेलेवेंट आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, तो आपके पास डेटा मौजूद है हिस्टोरिकल जिसके अंदर टाइम की इंपॉर्टेंस है, तो फिर वहां पे आप डेटा को शफल नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं द एरो ऑफ टाइम, ठीक है। जहां पे टाइम आता है वहां पे डेटा को हम शफल नहीं करते, क्योंकि हम टाइम की बेस के ऊपर फीचर को प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन, बिल्कुल डुप्लीकेशन। अच्छा अब डुप्लीकेशन ट्रेनिंग के अंदर बार बार आए, या जो चीज ट्रेनिंग में इस्तेमाल की है वही टेस्टिंग में इस्तेमाल करें, सेम पूरी रो, ठीक है। यानी कासिम का डेटा, कासिम का नाम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एनआईसी नंबर, पूरी ये डिटेल टेस्टिंग के अंदर 3 दफा है, और यही चीज ट्रेनिंग में, बल्कि ट्रेनिंग में 3 दफा है, टेस्टिंग में 1 दफा है। तो भाई इसने कासिम को 1 दफा लर्न कर लिया, वो हर दफा ट्रेनिंग के दौरान कासिम को बहुत ज्यादा लर्न कर लेगा, और जैसे ही उसको वो दिखेगा कासिम, तो उसको बहुत 100% एक्यूरेट क्या कर देगा, प्रिडिक्ट कर देगा। ये रिडंडेंसी थी। तो रिडंडेंसी की वजह से अब क्या हुआ, आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट की तरफ जा रहा है। एक चीज को उसने बहुत ज्यादा लर्न कर लिया, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी दे रहा है, तो रिडंडेंसी डेटा में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कासिम जो यानी 4 दफा लिखा हुआ था उसको रिमूव करेंगे, सिर्फ 1 दफा लिखा रहने देंगे। क्लियर ये चीज जी दोस्तों? यस सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा भी क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब पता है ना जी दोस्तों? यस सर, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। अच्छा मैं डिसजॉइंट की यहाँ पे आपको इमेज भी दिखा दूं, ताकि जिन बच्चों की स्टेट्स वगैरह अच्छी नहीं है तो उनके जहन में ये इमेज बैठ जाए, ठीक है। डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट देखिए, ये ए और बी दोनों अलग अलग सर्किल है, तो ये ए के अंदर जो डेटा वो ए का होगा, बी में जो है वो बी में होगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, ए और बी के अंदर कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो ए में भी है और बी में भी, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है कुछ वैल्यू। तो डिसजॉइंट का मतलब ये होता है बिल्कुल अलग होंगे, ए का डेटा बिल्कुल अलग है, बी का डेटा बिल्कुल अलग है। अच्छा बस इतना ही हम रखते हैं, बाकी का इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में, और उसकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि हमें करनी है या नहीं करनी। मेरे अंदाज़े नेक्स्ट क्लास में हमारा इंशाल्लाह ताला चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी रिव्यू क्लास हम फिर इसको कर लेंगे, जिसके अंदर आपके पूरे यानी चैप्टर 4 जो पढ़े हैं, नमपाई पढ़िए, पांडास पढ़िए, उसको एक गो थ्रू कर लेंगे जो आप लोग के सवालात हैं। ओके सर, ये आप बता रहे थे कि छुट्टियां होंगी, वो किस वजह से होंगी? वो तो अभी छुट्टियां अभी नहीं ना, टेस्ट के बाद आएंगे ना, जब आपका क्वार्टर 3 स्टार्ट हो। सर ये नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड कब से स्टार्ट करेंगे? यार आप लोग का तो जल्दी हो जाए सर यही हम भी कह रहे थे कि हमारा ऑलरेडी टाइम काफी वेस्ट हुआ हुआ है, तो काइंडली इसको जो छुट्टियां बीच में ना रखें, मतलब साथ ही स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा है। जल्दी होगा इंशाल्लाह ताला, टेंशन नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। तो मैं क्लास को एंड करता हूँ, फिर 11:15 वाली क्लास में मिलते हैं जो लोग आना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।